Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. सुनील, सोनू, कमल, पूनम, ऐश्वर्या चौहान, रजत गुजर, रागिनी राज, रंजीत कुमार. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. बहुत ठंड का माहौल चल रहा है. डेली बारिश हो रही है दिल्ली में. बहुत ठंड है. ऐसी ठंड में ना क्लास लेने का मन कर रहा है, ना पढ़ने का मन कर रहा है, ना पढ़ाने का मन कर रहा है. क्या करें समझ में नहीं आ रहा है. कब ये दिन गुजरेंगे, है ना. चलो, रिंकू माथुर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग ज्ञानीराम, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. चलिए, अमित कुमार नमस्ते, प्रदीप कुमार गुड इवनिंग, दिलीप कुमार, किरण गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. आरती गुड इवनिंग. आप कैसी हो मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ. बस ठंड का माहौल बहुत ख़राब चल रहा है. बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है. मज़ा नहीं आता है ना पढ़ने में ना पढ़ाने में. मैम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम. नया टाइम्स का शर्ट अच्छा लगा. ओके, शर्ट नहीं है ना, ये टी शर्ट है, स्वेट शर्ट है. अच्छी लगी तो बहुत अच्छा लगा हमें भी सुन के. आज मेरा फर्स्ट लाइव क्लास है. कहाँ थे आप इतने दिन? शुभ संध्या मैम. शुभ संध्या प्रभाकर. श्रीकांत बोल रहे हैं पढ़ा लो मैम. अरे यार, अजीब बच्चे हैं यार. आके हाल चाल पूछे नहीं उससे पहले कहते हैं पढ़ा लो मैम. क्या तुम्हारे दिमाग में लोचा है क्या? है अजीब हो यार. कह रहे पढ़ा लो मैम. आके 1 मिनट खड़ी नहीं हुई प्लेटफॉर्म पे, कह रहे पढ़ा लो मैम. हालचाल भी ना पूछूं मैं बच्चों के? जयपुर में भी बहुत सर्दी है. हाँ, मैं जयपुर से कल ही तो आई हूँ. जयपुर में भी बहुत ठंडा है, मुझे पता है. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. चलो, ये ज़्यादा जो ज्ञान ढोलते हैं ना, उनको तुरंत ब्लॉक कर दिया करो तुम ना, ठीक है ना. ये मुझे नहीं चाहिए क्लास में ये सजेशन देने वाले. कितना तापमान है? तापमान तो मुझे नहीं पता, पर ठंड बहुत है. महसूस बहुत हो रही है ठंड. चलिए, तो आप क्लास स्टार्ट करते हैं. 5 बजे की एमसीक्यू की क्लास क्यों नहीं हुई? रोशन, क्लास हुई है, वो लाइव होने में कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, वो अपडेट हो जाएगा आपकी वेबसाइट पे, ठीक है. मैम एब्सेंट क्यों थी? एब्सेंट कहाँ थी? मेरी एब्सेंस में क्लासेस तो हो ही रही थी ना. मैं घर गई हुई थी 2-3 दिन के लिए. सीकर में भी बहुत ठंड है. ओके चलो, चलिए तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं. हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में. लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बच्चों, हाँ, केमिस्ट्री की क्लास डेली 8 बजे ही चलेगा. केमिस्ट्री का क्लास 8 बजे चलेगा. तो लास्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु. मैम व्हाइट बोर्ड कर लो. चलो भाई, बच्चों की डिमांड है कि हम व्हाइट बोर्ड कर लेते हैं. तो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आता कहाँ से होगा. एक सेकेंड रुकिए, मैं बुलाती हूँ. मैम हमारी मैथ्स की क्लास नहीं हो पाती. अच्छा, आप मैथ्स की क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं. तुषार, प्लीज इसको व्हाइट बोर्ड बनाइए. बच्चों को पसंद नहीं आया. ग्रीन ग्रीन कलर बच्चों को पसंद नहीं आया. वेर इज सब्जेक्ट? ओके, टीचिंग बैकग्राउंड. अच्छा, बैकग्राउंड सॉलिड कलर. ओके चलो, आज के बाद तो मैं खुद ही कर लूंगी फिर. ये वाइट नहीं है ये. चलो ओके, चलिए तो स्टार्ट करें. मैम मेरे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं क्या? विनोद सहू आपके कमेंट आ रहे हैं. चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ पे छोड़ा था? मैम आपका पढ़ाया हुआ मैम सारा एस्टेट के एग्जाम में 28 जनों. समझ नहीं पाई मैं क्या बोला आपने. बच्चा वापस कमेंट करो जिसने बोला है कि आपका पढ़ाया हुआ 28 जनों का. आगे कुछ है? तबीयत ठीक है? अरे ऐसे इतने ठंड में क्या तबीयत ठीक होगी? तबीयत क्या, पढ़ाने का मन ही नहीं करता है. ऐसे में से नींद आ रही थी इतनी भयंकर, सो रही थी मैं. फिर उठाया मुझे इन लोगों ने कि मैम उठाओ. मैम 2 फरवरी को पेपर है, ज़्यादा क्लास लें. ओके चलो भाई, देखते हैं. तो लास्ट क्लास में हमने सिल्वर कंप्लीट किया था आई थिंक, और हमने गोल्ड पे हम स्टार्ट कर दिए थे. गोल्ड है ना, गोल्ड के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था ना बच्चों. तो आज हमें जो पढ़ना है वो गोल्ड के बारे में पढ़ना है. गोल्ड जिसको आप ओरम बोलते हैं. ओरम इज ए लैटिन टर्म, बट आप याद रखेंगे गोल्ड. एजीसीएल चल रहा था, एजीसीएल हो गया था, सिल्वर क्लोराइड बता दिया था मैंने. उसके बाद हमने आपको बताया कि हमें नेक्स्ट मेटल है वो कौन सा पढ़ना है. कल आपका ये मेटल एंड नॉन मेटल का चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो बहुत बड़ा चैप्टर था और मुझे लगता है मैंने बहुत ही ज्यादा क्लासेस में इसको कंप्लीट किया है. तो कोई बात नहीं, पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में. अभी आज आपके मेटल्स कंप्लीट हो जाएंगे, आज हम नॉन मेटल्स भी स्टार्ट कर देंगे.
तो कल से हम नॉन मेटल पढ़ेंगे। नॉन मेटल की 2 क्लास, 2-2 घंटे की 2 क्लास या 4 या 5 क्लास का नॉन मेटल, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम जिन बच्चों का पीरियोडिक टेबल नहीं करवाए, हम पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे, आवर्त सारणी स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर बच्चों आप सब जानते होंगे। गोल्ड का परमाणु संख्या 79 होता है। गोल्ड का एटॉमिक नंबर बहुत बार पूछ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि आपके जो मैम एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ गलत है। क्या गलत है? नोट्स में कुछ गलत है। नोट्स में क्या गलत हो सकता है बच्चों? नोट्स किसी बच्चे का ही होता है, तो देख लेना, कहीं कुछ गलती हो तो आप प्लीज करके सही कर लेना। आप बता सकते हैं बाकी क्या गलत लिखा है बच्चे ने, तो आप मुझे बता देंगे तो मैं वहां से सही भी कर लूंगी। ठीक है, चलिए। तो एक बच्चा कह रहा है कि मैम AgCl चल रहा था। यस, तो AgCl मैंने बता दिया होगा, सिल्वर के 3 कंपाउंड होते हैं। हाँ, तो AgCl मैंने बता दिया होगा, जिसको हॉर्न सिल्वर बोलते हैं, जो फोटोक्रामेटिक ग्लास बनाने में काम आता है। दिलीप, अगर मैंने नहीं बताया तो आप क्लियर कर लीजिएगा प्लीज। अगर AgCl के बारे में, AgCl को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, या इसका एक दूसरा नाम होता है बच्चों, इसको हॉर्न सिल्वर बोलते हैं, हॉर्न सिल्वर। और ये क्या बनाने में काम आता है? ये फोटो सेंसिटिव ग्लास बनाने में काम आता है, फोटो सेंसिटिव ग्लास बनाने में, प्रकाश संवेदी ग्लास बनाने में। ऐसे ग्लास, ऐसे कांच जिन पर जब लाइट पड़ती है, हेनले का लूप एक बार रिपीट करना। हेनले के रूप में क्या रिपीट करूं? चलो वो बायोलॉजी की क्लास में रिपीट कर दूंगी, देख लूंगी मैं। डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब रिपीट करना है क्या? ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि इसको फोटो सेंसिटिव ग्लास बनाने में काम आते हैं, जिसको आप बोलते हैं प्रकाश संवेदी कांच। ऐसे ग्लास जिनके ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो वो अलग अलग कलर में, अलग अलग कलर वो रिफ्लेक्ट करता है, अलग अलग कलर दिखाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं फोटो सेंसिटिव ग्लास। जैसे आपने देखा होगा आजकल जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, वो अपने घरों में जो विंडो ग्लास रखते हैं, वो फोटो सेंसिटिव ग्लासेस रखते हैं। उनके ऊपर जब लाइट पड़ती है, दिन में उनका अलग कलर होता है, रात में थोड़ा सा जब सनलाइट गायब होती है तो अलग कलर हो जाता है उन ग्लासेस का। तो आप याद रखिएगा कि AgCl, जिसको सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं, उनको हॉर्न सिल्वर भी इसी को बोलते हैं। राइट, अब अपना नेक्स्ट मेटल है बच्चों, वो है ऑरम। ऑरम जिसको गोल्ड बोलते हैं। गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है। तो मैं ये बता रही थी कि गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्यों पूछा जाता है। क्योंकि बच्चों आपको याद होगा रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट को अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते थे। आपको याद हो तो एक गोल्ड का फॉइल या गोल्ड का एटम रखा था यहाँ पर एक ऐसा एमिटर लगाया था जिससे अल्फा पार्टिकल एमिट होते थे। ठीक है, और वो कुछ पार्टिकल्स थे जो यहाँ से चले गए, कुछ यहाँ से चले गए, कुछ थे जो वापिस यहीं से आ गए। और इस एक्सपेरिमेंट से किसकी खोज हुई थी? न्यूक्लियस की खोज हुई थी, नाभिक की खोज हुई थी, कि भाई सेंटर में कुछ ऐसा है जिसके ऊपर कैसा चार्ज है आपका, जो आपका न्यूट्रल है, जो मतलब सेंटर में आपका न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, जिसे टकरा के कुछ पार्टिकल्स वापस आ जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको आप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए। कृष्ण कुमार सहू, मैं आपका कमेंट देख लूंगी, अगर 2 बार पढ़ा दिया है तो मैं देख लूंगी एक बार। ठीक है, चलिए। तो आप याद रखेंगे, तो यहां पर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड जी ने जो गोल्ड का फॉइल यूज किया था, तो गोल्ड का फॉइल क्यों यूज किया था इसका मैं आंसर पहले ही बता चुकी हूं, क्योंकि गोल्ड इज द हाईएस्ट डक्टाइल एंड हाईएस्ट मैलिएबल मेटल, इसलिए इन्होंने गोल्ड का फॉइल यहां पर यूज में लिया था। तो अब सबसे पहला पॉइंट, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज द मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल। और हिंदी में इसको कहा जाता है क्या? यह सर्वाधिक आघातवर्धनीय और तन्य धातु है। आघातवर्धनीय और तन्य धातु है। अब मैलिएबल का मतलब मैं बता चुकी हूं कि जब आप इसको हथौड़े से बीट करोगे तो पतली पतली चद्दर में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा आप याद रखेंगे, डक्टाइल का मतलब क्या होता है? इसको आप वायर में ड्रॉन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल में मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल कौन सा होता है, आप बताएंगे ऑरम गोल्ड होता है। नेक्स्ट बच्चों, जो गोल्ड होता है वो एक लेस रिएक्टिव मेटल होता है।
लेस रिएक्टिव का मतलब होता है ये बहुत कम क्रिया करता है, ये क्रिया करता ही नहीं है, ना के बराबर क्रिया करता है। इसलिए आप इसको रखते हैं कौन सी मेटल्स की कैटेगरी में? आप इनको नोबल मेटल्स की फॉर्म में रखते हैं। इनको बोलते हैं अक्रिय धातु। नोबल मेटल्स क्या होती हैं? वो मेटल्स जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिनका ऑक्टेट, जिनका अष्टक नियम को जो पालन करती हो, और जिनका आउटर शेल एकदम कंप्लीट होता है, पूरे तरीके से भरा हुआ होता है, जिसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होते जो कभी किसी से रिएक्ट नहीं करती, उन मेटल्स को आप नोबल मेटल्स या आप उनको फ्री मेटल्स बोलते हैं। और 3 मेटल आती हैं इनमें, कौन कौन सी? गोल्ड आता है, दूसरा Ag का मतलब चांदी आता है, तीसरा Pt का मतलब प्लेटिनम आता है। तो ये 3 मेटल ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती हैं, ये फ्री मेटल्स होती हैं, या इनको लेस रिएक्टिव मेटल बोलते हैं, बहुत कम क्रियाशील धातुएं बोलते हैं, या इनको नोबल मेटल्स बोलते हैं, उत्कृष्ट धातु। इसको आप बोल सकते हैं उत्कृष्ट धातु। नहीं बच्चा, कॉपर नहीं आता यहाँ पे, कॉपर बहुत रिएक्ट करता है। अजय सिंह प्लीज अपना डाउट क्लियर कर लेना, कॉपर नोबल मेटल्स में नहीं आता है, कॉपर बहुत रिएक्ट करता है। ठीक है, तो 3 मेटल्स होती हैं जिनको आप फ्री मेटल्स या नोबल मेटल्स बोलते हैं। तो जो गोल्ड होता है वो हमेशा फ्री स्टेट में होता है, इसीलिए हम इन तीनों मेटल्स को काम में लेते हैं। कहाँ? ज्वेलरी बनाने में, आभूषण बनाने में। क्यों? क्योंकि ये तीनों कभी भी रिएक्ट नहीं करती हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आप गोल्ड के बारे में क्या पॉइंट याद कर सकते हैं? नेक्स्ट आप इसके बारे में अगर पॉइंट याद रखना है तो आप ये याद कर सकते हैं कि जो गोल्ड है उसमें जो प्योर गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड जो होता है वो बड़ा ही सॉफ्ट होता है। प्योर गोल्ड का मतलब है शुद्ध सोना। वो क्या होता है? वो सॉफ्ट होता है। गोल्ड, अगर प्योर गोल्ड की बात करेंगे बच्चों, वो बहुत ज्यादा मुलायम होगा, और इतना मुलायम होगा कि आप उसकी ज्वेलरी नहीं बना सकते, उसकी ज्वेलरी नहीं बना पाएंगे आप। इसीलिए मैम रिएक्टिविटी सीरीज करवा देना, डोंट वरी, मैं पूरा का पूरा वो याद करवाऊंगी। करीना का मंगेतर अली जनाब गए हैं पब कॉपर हरगिज चुराने नहीं, सोना चांदी प्लेटिनम, डोंट वेरी, मैं सब याद करवाऊंगी जब मैं पीरियोडिक टेबल करवाऊंगी तब। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा, जो शुद्ध सोना होता है, जो प्योर गोल्ड होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो बहुत मुलायम होता है, इतना मुलायम होता है कि आप उसकी ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं। तो ज्वेलरी बनाने के लिए क्या करते हैं? तो ज्वेलरी बनाने के लिए क्या करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ज्वेलरी बनाने के लिए इस सोने को आपको हार्ड करना पड़ता है, इसको कठोर बनाना पड़ता है, और कठोर बनाने के लिए इसके अंदर अदर मेटल्स ऐड करते हैं, आप अन्य धातुएं मिलाते हैं। अब वो अन्य धातुएं क्या क्या मिला सकते हैं? आप कॉपर मिला सकते हैं, आप एल्यूमिनियम मिला सकते हैं। ठीक है, तो आप एग्जाम में आपसे पूछे जाए कि भाई जो सोना है वो बहुत मुलायम होता है, तो मुलायम सोने की कभी भी ज्वेलरी नहीं बनती है। तो सोने को कठोर बनाने के लिए कौन कौन सी मेटल ऐड की जाती हैं बताएंगे? कॉपर या एल्यूमिनियम सोने के अंदर मिलाया जाता है, या कुछ अमाउंट में चांदी भी मिला दिया जाता है, यहां पर सिल्वर भी मिला दिया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात आती है कि गोल्ड के और कौन कौन से हैं। गोल्ड को आप कहां कहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कहां कहां से इसका निष्कासन कर दिया जाता है। गोल्ड के 2 और होते हैं बच्चों, 2 अयस्क होते हैं गोल्ड के। अब और का मतलब बार बार नहीं बताऊंगी, कब से पढ़ाई जा रही हूं। इसके 2 और होते हैं, पहला होता है कैल्वेराइट, पहला और होता है कैल्वेराइट, दूसरा होता है बच्चों सेल्वेनाइट, दूसरा होता है सेल्वेनाइट। कैल्वेराइट एंड सेल्वेनाइट, ये 2 और के नाम हैं जहां से आप किसको? गोल्ड को निकाल सकते हैं। आप सब जानते होंगे जहां से आप गोल्ड को निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं गोल्ड के बारे में बात करूं बच्चों, तो गोल्ड जो है इसके ऊपर कभी भी रस्ट नहीं लगता है, जंग नहीं लगता, रस्ट नहीं होता, इसकी रस्टिंग नहीं होती है, इसके ऊपर जंग नहीं लगता है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कैसा मेटल है? ये नोबल मेटल है। अब ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये उत्कृष्ट धातु है, इसलिए इसके ऊपर कोई भी जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट, जो गोल्ड होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो नेक्स्ट आप लिख सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। आप गोल्ड जो है वो हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? सुचालक होता है। क्यों होता है सुचालक? क्योंकि आप जानते हैं मेटल है तो इसका मतलब वो ऑब्वियस सी बात है, तो वो क्या होता है? हाँ, नॉन रिएक्टिव मेटल है, बट वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा ही अच्छा
कुछ सुचालक होता है। नेक्स्ट आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गोल्ड है वो कौन से सॉल्यूशन में सोल्यूबल होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि जो गोल्ड है, जो सोना है, वो कौन से सॉल्यूशन में सोल्यूबल होता है। सोना किसके अंदर सोल्यूबल होता है, किसके अंदर घुलनशील होता है। आप बताएंगे कि जो सोना होता है बच्चों वो किसके अंदर घुलनशील होता है, वो होता है एक्वारीजिया के अंदर। किसके अंदर, एक्वारीजिया के अंदर। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, अम्लराज। अब अम्लराज क्या होता है पढ़ा चुकी हूं, तो सोना किसके अंदर सॉल्यूबल है, एक्वारीजिया के अंदर, या आप क्या बता सकते हैं, अम्लराज के अंदर। एक्वारीजिया क्या होता है, HCl 3HCl प्लस 1HNO3 को क्या बोलते हैं आप, एक्वारीजिया सॉल्यूशन। जो सोनार, जो ज्वेलर्स के पास जो सॉल्यूशन रहता है, जिसकी सोने चांदी की सफाई करते हैं या जिसके अंदर सोने चांदी को घोल देते हैं, उस सॉल्यूशन को आप क्या नाम देते हैं, उस सॉल्यूशन को आप एक्वारीजिया या अम्लराज नाम देते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आपसे कि सोना कौन से सॉल्यूशन में सॉल्यूबल है, आप क्या बताएंगे, इन एक्वारीजिया। एक्वारीजिया क्या होता है, 3HCl प्लस 1HNO3। नेक्स्ट पॉइंट आप गोल्ड के बारे में क्या याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, डाई बेसिक होता है बच्चा, H2SO4 डाई बेसिक होता है। डाई बेसिक का मतलब होता है उसके अंदर H2 का अमाउंट 2 है, ठीक है। हाँ चलो, नेक्स्ट आप याद रखेंगे इसके बाद में, जो गोल्ड है उसकी प्योरिटी कैसे चेक करते हैं कि गोल्ड कितना प्योर है। गोल्ड की प्योरिटी, गोल्ड की शुद्धता कैसे मापन करते हैं। गोल्ड की जो प्योरिटी होती है बच्चों वो कैरेट में चेक की जाती है। किस में, कैरेट में चेक की जाती है। अब आपने सुना होगा ना 22 कैरेट होता है ना, 18 कैरेट होता है, ये आप याद रखेंगे। हाँ, इसी को रॉयल वाटर बोलते हैं, एक्वारीजिया को ही रॉयल वाटर बोलते हैं। गोल्ड की प्योरिटी चेक करते हैं बच्चों आप कैरेट में। कैरेट के अंदर गोल्ड की प्योरिटी चेक की जाती है कि कितना कैरेट गोल्ड है, तो वो उतना ज्यादा ही प्योर है। अगर मैं बात करूं तो 3 तरीके का कैरेट का गोल्ड आता है। सबसे ज्यादा जो इंडिया में बिकता है वो 22 कैरेट बिकता है ना। सबसे पहला आता है 18 कैरेट, उसके बाद आता है बच्चों 22 कैरेट, 22, और नेक्स्ट आता है आपका 24 कैरेट। अगर मैं बात करूं, एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि 18 कैरेट गोल्ड में गोल्ड कितना है, 22 कैरेट गोल्ड में गोल्ड कितना है। 24 का नहीं पूछता, क्योंकि 24 जो होता है ना वो वैसे ही बहुत प्योर होता है, उसमें 99.99% गोल्ड होता है। ऐसा कहा जाता है इसके अंदर 99.99% क्या होता है बच्चों, गोल्ड होता है। और प्योर गोल्ड की ज्वेलरी बनती ही नहीं है। आपको इसके अंदर क्या मिलाना पड़ेगा अगर इसकी ज्वेलरी बनानी है। इसके तो बिस्किट वगैरह आ जाते हैं, देखे होंगे ना सोने के बिस्किट, मैंने तो नहीं देखे, आपने देखा होगा कभी, ठीक है। या आपने देखा होगा कोई लोग ऐसे गोल गोल गोली सी बना के रखते हैं प्योर गोल्ड की, 24 कैरेट गोल्ड की, दुबई वगैरह से लेकर आते हैं, ठीक है। तो जो प्योर गोल्ड है उसमें से 99.99% प्योर गोल्ड होता है, जो 24 कैरेट गोल्ड है। अगर मैं बात करूं 18 कैरेट गोल्ड में, 18 कैरेट गोल्ड में बच्चों 75% गोल्ड है। AU कितना परसेंट है, 75%। बाकी के 25% में आप अदर मेटल मिलाते हैं। वो अदर मेटल कॉपर हो सकती है, वो आपकी चांदी हो सकती है, वो आपकी एल्यूमिनियम हो सकती है। वो सोनार पे डिपेंड करता है, वो मतलब जो भी मिलाए उसकी मर्जी, ठीक है। चलिए, अगर मैं 22 कैरेट की बात करूं तो 92% गोल्ड होता है AU, और बाकी के 8% में आप मिला सकते हैं AG, आप मिला सकते हैं CU, आप मिला सकते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा 18 कैरेट गोल्ड से कि 18 कैरेट गोल्ड में गोल्ड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप इसका रेशियो निकाल सकते हैं अपने आप, ठीक है। और पूछते हैं 22 कैरेट गोल्ड में कितना है, तो आप बता देंगे। बट 24 कैरेट गोल्ड में 99.99% गोल्ड होता है। ऐसा कहा जाता है 0.01 या 0.1% में कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, ठीक है। मैम इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसकी पहचान आप देख के नहीं कर सकते हैं, आप देख के नहीं बता पाएंगे कि कितना कैरेट गोल्ड है। हाँ, ज्वेलरी इन दोनों की बनती है, इसकी कोई भी ज्वेलरी नहीं बनती है। इसको पहले हार्ड करना पड़ेगा, इसकी सिकाई करनी पड़ेगी, देन इसके अंदर मेटल्स ऐड करनी पड़ेंगी, तब जाकर आप इसकी ज्वेलरी बना पाएंगे। ये मतलब एज ए मतलब होता है ना, लोग जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, हम तो गरीब लोग, हमने देखा भी नहीं 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं इसके बिस्किट वगैरह या इसके जो गोल गोल गोलियां से बनाकर इसकी रखते हैं 24 कैरेट गोल्ड की। तो ये ज्वेलरी नहीं बनाई जाती है, ज्वेलरी बनती है इन दोनों की। और क्वेश्चन आता है इससे ज्यादा, इसे यहाँ पर परसेंटेज निकाल के आप अपने आप रेशियो बना लेना, इनका क्या रेशियो बनेगा, ठीक है बच्चों। तो ये होगी गोल्ड की प्योरिटी चेक करने की बात। अब नेक्स्ट मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखवाने वाली हूं जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन, देखिए, जीएस स्पेशल की वैलिडिटी बढ़ा दीजिए 4 की। ओके राजनंदिनी, अभी तो उसकी वैलिडिटी बहुत ज्यादा रहेगी, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट, आपने देखा होगा आपको कभी स्नेक ने बाइट कर दिया,
आपको स्नेक बाइटिंग का हो गया, मतलब सांप ने काट लिया आपने, है ना, सांप ने आपको काट लिया, सांप ने काटा तो आपको जहर छोड़ा, और सांप का जो जहर होता है मतलब उसको वैनम नाम दिया जाता है, उसको विष नाम दिया जाता है, ठीक है, जहर काट लिया। तो सांप ने जब आपको काट लिया तो वहां पर, सांप ने जैसे ही काटा तो वहां पर एक डॉक्टर ना, आप डॉक्टर के पास जाओगे भाग के कि भाई मेरे को सांप ने काट लिया, तो डॉक्टर क्या करता है, एक ऑइंटमेंट लगाता है, क्रीम सी लगाता है। उस क्रीम के अंदर क्या होता है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको बोलते हैं आप ऑरिक क्लोराइड, उसको बोलते हैं ऑरिक क्लोराइड, ऑरिक क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला होता है AuCl3, इसका फॉर्मूला होता है AuCl3। और इसको क्या कहा जाता है, इस ऑइंटमेंट को नाम दिया जाता है एंटी वेनम इंजेक्शन। या तो ये ऑइंटमेंट की फॉर्म में दिया जाएगा या आपको यहां पर दिया जाएगा इंजेक्शन की फॉर्म में, तो आप लिख सकते हैं एंटी वेनम इंजेक्शन। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई जब सांप काट लेता है तो सांप काटने के बाद जहर को कम करने के लिए या उस जहर के प्रभाव को कम करने के लिए जो इंजेक्शन लगाते हैं उसमें कौन सा कंपाउंड होता है या कौन सा केमिकल कंपाउंड होता है। आप वहां पर आंसर क्या देंगे कि उसमें क्या होता है, उसमें AuCl3 होता है, या आप क्या बोलेंगे बच्चों, उसमें ऑरिक क्लोराइड होता है। ये RAS के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि जब स्नेक आपको काट लेता है, सांप काट लेता है, सांप डंक मार देता है, मतलब सांप ने काट लिया, तो उसके बाद आप जो ऑइंटमेंट लगाते हैं जहर के प्रभाव को कम करने के लिए, उसमें कौन सा केमिकल कंपाउंड होता है जो, या उसका इंजेक्शन भी लगता है, इसका एक ही बात है, AuCl3 होता है। आप क्या बताएंगे वहां पर मैम, ऑरिक क्लोराइड को काम में लिया जाता है, ऑरिक क्लोराइड को काम में लिया जाता है। तो यहां पर आपको इतनी ही बात याद रखनी है। नेक्स्ट मैंने शायद एक बार आपको लिखवाया था कि जो 1 ग्राम गोल्ड होता है उससे आप 2 किलोमीटर तक का वायर बना सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं आप गोल्ड के बारे में याद रख सकते हैं कि गोल्ड जो है वो एक नोबल मेटल होता है, वो कभी किसी से रिएक्ट नहीं करता है या लेस रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में आता है। और जो गोल्ड होता है उसके 2 और होते हैं, कैल्वराइट, सेल्वेनाइट। और जो गोल्ड है उसकी प्योरिटी कैरेट में चेक की जाती है। और गोल्ड, जो प्योर गोल्ड होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको हार्ड करने के लिए कॉपर, एल्यूमिनियम या सिल्वर मिलाया जाता है, तभी उसकी ज्वेलरी बनती है, वरना नहीं बनती है। आपने देखा होगा कि कभी कभी ना जो सोना होता है, गोल्ड होता है, जो सोनार होते हैं ना, ज्वेलर्स होते हैं, वो चोरी करने के चक्कर में सोना कम रखते हैं और अदर मेटल्स को ज्यादा कर देते हैं। जैसे मैं एक सोनार हूं, मैं क्या चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि भाई मेरा सोना कम जाए मेरे कस्टमर के पास और चांदी में मिला दूं। चांदी सस्ती है, सोना महंगा है, तो मैंने चांदी ज्यादा मिला दिया। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि चांदी के ऊपर जब सल्फर मिल जाता है तो चांदी जो सिल्वर सल्फाइड की लेयर बन जाती है, चांदी के ऊपर सल्फाइड की लेयर बन जाती है और वो काली पड़ जाती है। तो बट सोना, कभी कभी आपने देखा होगा सोना भी काला पड़ जाता है। तो बच्चों सोना काला नहीं पड़ता है, सोना एक नोबल मेटल है, वो नहीं पड़ेगा काला। सोने के अंदर जो चांदी है उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर सल्फर मिलते ही सल्फाइड का लेयर बन जाता है। तो सोने के अंदर जो चोरी की गई है, जो मिलावट की गई है, वो काली पड़ रही है। तो याद रखिएगा सोना कभी काला नहीं पड़ता है। हमारे गांव में तो है ना, हमारे गांव में तो बोलते हैं सोने को कभी काट नहीं आता। सोने का काट का मतलब है सोना कभी काला नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, तो ये आप गोल्ड के बारे में पॉइंट याद रखोगे। नेक्स्ट जो मेटल है जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं सारी मेटल सब। नेक्स्ट मेटल है आपकी Cu बोले तो आप सब जानते हैं कॉपर, Cu बोले तो कॉपर, ठीक है। और कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, ऐसे याद कर लो। गोल्ड आता है 79 पे, कॉपर आता है 29 पे। चलिए नेक्स्ट, अब जल्दी जल्दी पॉइंट में हम कॉपर के बारे में पढ़ना चाहें हम, तो कॉपर जो है बच्चों वो एक हिस्टोरिक मेटल है, बता चुकी हूं मैं। हिस्टोरिक मेटल का मतलब है ये एक ऐतिहासिक धातु होती है। ऐतिहासिक धातु 3 बता चुकी हूं मैं, कौन कौन सी, तो मैंने 5 बता चुकी हूं, सोना, चांदी, कॉपर। उसके अलावा कौन कौन सा था मैम, कुछ वीडियोस में स्पीडोमीटर नहीं है, मिल जाएगा, डोंट वरी। सोना, चांदी, टिन, आयरन और आपका कॉपर होता था। नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले काम में लिया गया धातु, सबसे पहला धातु जिसका यूज किसने किया था, मनुष्य ने किया था। तो ह्यूमन बींग्स ने सबसे पहले अगर किसी मेटल को यूज में लिया था तो वो कॉपर था। और क्या बनाए थे इसके सिक्के बनाए थे, इसको कॉइन मेटल भी बोलते हैं, इसका सिक्के बनाए थे, सिक्के बनाने में काम आए थे। इसको कॉइन मेटल का नाम भी कॉइन मेटल के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। आप क्या बताएंगे, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है Ag। Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर। अब सिल्वर के बाद सबसे अच्छा
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन होता है? आप बताएंगे कॉपर। चांदी को छोड़ के चांदी के बाद सबसे अच्छा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन होता है? कॉपर। तो आप बताएंगे चांदी के बाद, सिल्वर के बाद, इसके बाद सबसे अच्छा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन सा होगा? आप नाम क्या बता देंगे? कॉपर। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं ऐसे मजाक नहीं कर रही, सेम ऐसे ही आया था। हाँ, सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन आया था कि चांदी के बाद सबसे अच्छा पीरियोडिक टेबल में हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर मेटल कौन सा है? आपको वहां आंसर देना था कॉपर। ऐसे अपने कॉपी में सारे नोट्स बना लेना ये, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी किसकी? कॉपर की। कॉपर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो कॉपर दो कलर देता है। कॉपर जो है वो दो कलर देता है। कौन कौन सा? एक देता है कॉपर, कॉपर के ऊपर हरे रंग की लेयर चढ़ जाती है। कॉपर के ऊपर अलग पेन से लिखते हैं हम, चलो ग्रीन कलर के पेन से लिखते हैं जब ग्रीन कलर की बात करते हैं। तो कॉपर को अगर आप एयर में छोड़ोगे, अगर आप कॉपर को एयर में छोड़ोगे तो कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। जब आप कॉपर को एयर में छोड़ोगे, मतलब हवा में छोड़ोगे, कॉपर के ऊपर कार्बोनेट की लेयर चढ़ जाती है जिसको बोलते हैं CuCO3 और इसका नाम होता है कॉपर कार्बोनेट। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉपर कार्बोनेट कैसी लेयर होती है, या कॉपर का मतलब कलर कैसा होता है, कॉपर कार्बोनेट का कलर कैसा होता है। आप बताएंगे ये ग्रीन कलर की लेयर होती है। ये कौन से कलर की? ग्रीन कलर की लेयर होती है। हरे रंग की ये परत बन जाती है और इससे रंग कैसा आता है? हरा आता है। तो आपसे पूछा जाए कि कॉपर का वो कौन सा कंपाउंड है जो हरा रंग देता है, आपका आंसर क्या होगा? कॉपर कार्बोनेट। ठीक है मैम, आपने ऐतिहासिक गलत लिख दिया, ऐतिहासिक, अच्छा ही छोटा आएगा। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, अब इतना तो माफ कर दो यार। ठीक है, तो कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की जो लेयर चढ़ती है वो कॉपर कार्बोनेट चढ़ाता है, बट कभी कभी इस कॉपर के ऊपर ब्लू ग्रीन कलर की भी लेयर चढ़ जाती है, नीले हरे रंग की। ये तो कैसा था? ये सिर्फ हरा है। बट कभी कभी क्या होता है बच्चों, जब आप कॉपर को एयर में छोड़ते हो तो कभी कभी क्या होता है, इस कॉपर कार्बोनेट के साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड भी बन जाता है। CuCO3 कैसा कलर देगा? ग्रीन, प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड भी बन जाता है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो ब्लू ग्रीन कलर मिलता है। कैसा? नीला हरा कलर, ब्लू ग्रीन लेयर, ब्लू ग्रीन लेयर, नीला हरा कलर, नीला हरा कलर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बता रही हूं मैं, बहुत बार पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम में कि कॉपर का कौन सा कंपाउंड है जो हरे रंग की लेयर बना देता है? कॉपर कार्बोनेट। कौन सा कंपाउंड है जो ब्लू ग्रीन लेयर, नीला हरा लेयर बनेगा? तो वो कॉपर कार्बोनेट के साथ जब कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है तो क्या बन जाता है? तो आप बताएंगे वहां पर क्या बन जाता है? CuOH ट्वाइस, कॉपर है तो कॉपर की वैलेंसी +2, 3 नहीं आएगा 2 आएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या बना देगा? वो ब्लू ग्रीन लेयर बन जाएगा। चलो, ये दोनों पॉइंट मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं है, बस आप नोट्स बना लो और याद कर लो कि ग्रीन कलर कौन देगा और ब्लू ग्रीन कलर कौन देगा। नेक्स्ट, अगर हम कॉपर के बारे में अगला कुछ पॉइंट हम जानना चाहें तो नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे बच्चों कि जो कॉपर होता है, जो कॉपर होता है उसके और कौन कौन से होते हैं, कॉपर के और कॉपर के एस्क कौन कौन से होते हैं। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कॉपर के एस्क कौन कौन से हैं? जल्दी बताइए अगर आप बता सकते हैं तो। सबसे पहला होता है कॉपर पायराइट, जैसे आयरन पायराइट था ना, वैसे कॉपर पायराइट होता है। इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2, CuFeS2। हाँ मैम, प्लीज एक्सटेंड साइंस MCQ बिकॉज माई ईमेल ID प्रॉब्लम, ये रोहन जी ने दिया है टेम्परेरी। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी एक बार। ठीक है, कॉपर पायराइट याद रखिएगा, कॉपर पायराइट। दूसरा इसका और होता है क्यूपराइट, क्यूपराइट बड़ा एकदम CuCO3 को बोलते हैं क्यूपराइट। ठीक है, नेक्स्ट इसका और होता है बच्चों मैलाकाइट, नेक्स्ट और होता है इसका मैलाकाइट। इसको स्टार कर लेना, ये बहुत बार पूछा है कि मैलाकाइट कौन सी मेटल का और है। आप बताएंगे कौन सी मेटल का एस्क है मैलाकाइट? इसको मैलाकाइट ही बोला जाता है हिंदी में। मेनली इसके 3 ही और होते हैं, कौन कौन से बच्चों? पहला है कॉपर पायराइट, और नेक्स्ट है मैलाकाइट। एक और भी होता है, आप लिख सकते हैं कॉपर ग्लैंस नाम करके से भी होता है, कॉपर ग्लैंस भी बोलते हैं। ठीक है, कॉपर ग्लैंस भी होता है। मेन ये ऊपर वाले 3 ही होते हैं, क्यूपराइट, कॉपर पायराइट, मैलाकाइट एंड कॉपर ग्लैंस। ये इसके और हो गए, किसके?
कॉपर के हो गए, कॉपर के ये और आपको याद रखने हैं। अब सुनो बच्चों, जो नेक्स्ट आपको मेन बात याद रखनी है ना, ये सब भूल जाओ, अगर नहीं याद है तो भी भूल जाओ। कॉपर जो है वो दो फॉर्म में, इसकी जो अक्रेंस होती है वो दो फॉर्म में स्टेबल होती है। एक होता है Cu+1, एक होता है Cu+2। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है Cu+1 है तो उसको क्या बोलते हैं, और Cu+2 है तो उसको क्या बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। Cu+1 को बोला जाता है क्यूप्रस, इसको बोला जाता है क्यूप्रस, हिंदी में क्यूप्रस ही बोलते हैं, क्यूप्रस। और इसको कहा जाता है नीचे वाले को क्यूप्रिक, इसको कहा जाता है क्यूप्रिक। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि अगर Cu+1 की फॉर्म में है तो वो क्यूप्रस कहलाएगा। जैसे मैंने आपको आयरन की बताया है ना, आयरन के मैंने बताया था ना, Fe+2 की फॉर्म में होता है, Fe+4 की फॉर्म में होता है, ऐसे Cu+2 की फॉर्म में होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो क्यूप्रिक कहलाएगा। अब अगर क्यूप्रस का मैं एग्जाम्पल दूं तो बच्चों आपने देखा होगा, कॉपर को जब आप ऑक्सीजन देते हो तो वो बनाता है Cu2O, वो बनाता है Cu2O, इसको बोला जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड, इसको कहा जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड। ध्यान से सुनो मैं क्या बता रही हूँ। मैंने बताया कि जो कॉपर है वो दो फॉर्म में होता है, या तो वो +1 की फॉर्म में होगा या +2 की फॉर्म में होगा। अगर +1 की फॉर्म में होता है बच्चों तो उसको कहा जाता है क्यूप्रस, +2 की फॉर्म में होता है तो वो क्यूप्रिक पढ़ाया जाता है। मैम ग्रेफाइट पढ़ा दिया आपने, ग्रेफाइट कहाँ पढ़ा दिया, क्या पूछ रहे हैं आप, ग्रेफाइट पढ़ा दिया। ठीक है, तो क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O को कहा जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड। और ये कहाँ काम आता है, ये काम आता है बच्चों क्या बनाने में, ये रूबी ग्लास बनाने में काम आता है, रूबी ग्लास बनाने में काम आता है। तो आपसे पूछ ले कि रूबी ग्लास बनाने में क्या काम आता है, आप क्या बताएंगे, क्यूप्रस ऑक्साइड +1 की फॉर्म में। अब क्यूप्रिक वाला कहाँ काम आता है, इसको स्टार करना बच्चों, ये जो मैं अगला पढ़ाने वाली हूँ ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये ग्रेफाइट कहाँ पढ़ा दिया, अच्छा पूछ रहे हैं क्या आपने ग्रेफाइट पढ़ा दिया क्या, पता नहीं अब कौन से बैच में, मैं कैसे बता पाऊंगी। ठीक है, क्यूप्रिक सल्फेट ये होता है किसकी फॉर्म में, ये होता है CuSO4.5H2O, और इसको कहा जाता है क्यूप्रिक सल्फेट, इसको नाम दिया जाता है क्यूप्रिक सल्फेट। सेम नाम हिंदी में है क्यूप्रिक सल्फेट, बट बच्चों ये क्यूप्रिक सल्फेट के नाम से नहीं आता है, इसका एक नाम और होता है। क्या नाम होता है, तो इसका नाम होता है बच्चों, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। इसका नाम क्या होता है, नीला थोथा। कहा था ना मैंने 3 विट्रियोल पढ़ाऊंगी, कौन कौन से, ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल लास्ट क्लास में पढ़ाया था, एक और बचा है सफेद विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, इसको बोलते हैं नीला थोथा। कौन सा थोथा, नीला थोथा। ठीक है बच्चों, और इससे पहले मैंने क्या बताया था, फेरस सल्फेट, है ना। ठीक है, यस आपने बिल्कुल सही बताया अमन। इससे पहले क्या बताया था, ग्रीन विट्रियोल, किसको बोलते थे, फेरस सल्फेट को। आज क्या पढ़ाया, क्यूप्रिक सल्फेट, क्या बोलते हैं इसको, ब्लू विट्रियोल। ये कहाँ काम आता है बच्चों, इसका मेनली काम ये आता है एज ए फंगीसाइड, फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड्स बनाने में, कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक या कवकनाशक दवाइयां बनाने में। कवकनाशक, आपकी खेती के अंदर कवक वगैरह ज़्यादा हैं या इंसेक्ट्स को मारने वाले जो कीटनाशक दवाइयां आती हैं, उनको बनाने में कौन सा थोथा काम में आता है। अच्छा, इस थोथे को ना हिंदी में कशिश भी लिखा हुआ मिलेगा, कभी कंफ्यूज मत होना, सल्फेट आयन को ही कशिश कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कि नीला थोथा किसको कहा जाता है, कॉपर सल्फेट, CuSO4.5H2O। तो आपने क्या बताया मैम, आपने बताया कि जो कॉपर है वो +1 और +2 दोनों की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, जो +1 की फॉर्म में है वो क्यूप्रस ऑक्साइड, और वो क्या बनाने में काम आता है, तो वो रूबी ग्लास बनाने में काम आता है। क्यूप्रिक सल्फेट की फॉर्म में होता है, सल्फेट आयन के साथ जुड़ता है, ये +2 की फॉर्म में, तो वो ब्लू विट्रियोल कहलाता है। और ब्लू विट्रियोल इंसेक्टिसाइड या पेस्ट या फंगीसाइड बनाने में काम आता है। दीपक शर्मा बोल रहे हैं क्लास क्यों नहीं चल रही, हम कल से परेशान है, क्लास तो चल रही है ऑलरेडी। कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं दीपक, आप क्लास चल रही तभी तो आप कमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो
नेक्स्ट सुनो मेरा पॉइंट। नेक्स्ट मैं बहुत अच्छा पॉइंट पढ़ाने वाली हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसको स्टार कर लीजिए। जब हमारे शरीर में, शरीर का मतलब है जब ह्यूमन बॉडी में कॉपर का अमाउंट ज्यादा हो जाए, ह्यूमन बॉडी में कॉपर का अमाउंट ज्यादा हो जाए, कॉपर का अमाउंट ज्यादा हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है? बीपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है। जब ह्यूमन बॉडी में कॉपर का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो एक बीमारी हो जाती है जिसको नाम दिया जाता है विल्सन्स डिजीज। कौन सी डिजीज? विल्सन डिजीज या विल्सन्स डिजीज। विल्सन का रोग, हिंदी में बोलते हैं विल्सन का रोग, ठीक है, विल्सन का रोग। और इस बीमारी के अंदर क्या होता है, कभी कभी विल्सन या विल्सन्स डिजीज लिखा हुआ होता है, एक ही बात है, ठीक है, याद रखिएगा। इस बीमारी में क्या होता है, आपके नाखून नीले पड़ जाते हैं, आपकी आंख नीली पड़ जाती है, हेमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाता है, एकदम मतलब बॉडी में वीकनेस आ जाती है, शरीर में नीलापन ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है और इंसान को एक तरीके का मतलब इंसान को पैरालिसिस अटैक पड़ने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये पीसीएस के एग्जाम में कि विल्सन डिजीज कौन सी धातु या कौन से एलिमेंट का अमाउंट हमारे बॉडी में ज़्यादा होने से होता है। आप क्या बताएंगे, किसका अमाउंट ज्यादा होने से? कॉपर का अमाउंट जब हमारे बॉडी में ज्यादा होता है तो क्या हो जाता है? विल्सन डिजीज हो जाता है, विल्सन रोग हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये बात होगी कॉपर के बारे में, कॉपर के मैंने और पढ़ा दिए। अब बात आता है कॉपर के अलॉय कौन कौन से होते हैं, कॉपर कौन कौन से अलॉय बनाता है। अगर मैं अलॉय की बात करूं, मिश्र धातु की बात करूं, कॉपर बहुत सारे अलॉय बनाता है। सबसे ज्यादा अलॉय कॉपर के ही होते हैं, शायद मुझे लगता है ऐसा कि कॉपर के सबसे ज्यादा अलॉय होते हैं, सबसे ज्यादा। जॉइंटिस जैसा नहीं होता है, जॉइंटिस में तो पीलापन आ जाता है, इसमें ना नीला पड़ने लग जाता है आपका शरीर। मरकरी से कौन सा? मीना माटा होता है मरकरी से, ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं मरकरी से, शायद लास्ट क्लास में बताया था, मीना माटा हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये अलॉय कौन कौन से बनाता है, तो वो देखिए बच्चों कौन कौन से अलॉय बनाता है। सबसे पहला एक अलॉय बनाता है ये रोल्ड गोल्ड, सबसे पहला रोल्ड गोल्ड, जिसको आप बोलते हैं आर्टिफिशियल गोल्ड, आर्टिफिशियल गोल्ड, कृत्रिम सोना। आपने देखा होगा 20 रुपए का मंगलसूत्र आता है, 40 रुपए का मंगलसूत्र आता है ना, नकली, नकली क्या है, नकली वो नहीं आते, नकली सोना नहीं आता, नकली सोना, ठीक है, जो बाजार में मिलता है, इसको बोलते हैं नकली सोना, रोल्ड गोल्ड, ठीक है। रोल्ड गोल्ड जो सोने जैसा दिखता है बट सोना नहीं होता है। तो ये किस किस मेटल का अलॉय होता है? ये होता है कॉपर प्लस एल्यूमिनियम। इसमें कॉपर डलता है बच्चों 95%, एल्यूमिनियम डलता है 5%। अब आपको परसेंटेज और ये मेटल के नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे, मैं इसमें कोई ट्रिक नहीं बता सकती, ठीक है। तो अलॉय, पहला अलॉय कौन सा बनाया बच्चों, आप बताएंगे? पहला अलॉय बनाया नकली सोना, जिसको रोल्ड गोल्ड या आर्टिफिशियल गोल्ड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप याद रखेंगे ये बनाता है नेक्स्ट ब्रास, ब्रास पीतल, पीतल की बाल्टी आती है, देखा होगा आपने, पीतल का गिलास आते हैं, है ना, तो ये पीतल अलॉय बनाता है। अब पीतल किस किस का अलॉय होता है? शायद ये तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको याद ना हो। ये किस किस का होता है? ये होता है कॉपर एंड जिंक। कॉपर होता है 70% में एंड जिंक होता है 30% में। अब पीतल आप जानते ही होंगे, अब मैं क्या लिखवाऊं, पीतल यूटेंसिल्स बनाने में काम आते हैं, है ना, बकेट्स वगैरह बनाने में काम आते हैं, पीतल की बाल्टी होती है, पीतल की परात होती है, पीतल के गिलास होते हैं, है ना। ये हो गया आपका ब्रास। तीसरा आता है बच्चों यहां पर ब्रोंज। क्या आता है तीसरा? ब्रोंज। ब्रोंज जिसको बोलते हैं आप कांसा, जो पुराने जमाने में लोग कांसे के बर्तन काम में लेते थे, है ना। तो ये किस किस का होता है? ये होता है आपका अगर आपका क्लास चलने में प्रॉब्लम है, आप मैनेजमेंट के नंबर पे फोन लगा सकते हैं बेटा, मैनेजमेंट का नंबर अभी भी ऑन है, आप बात कर कीजिए ना एक बार, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैंने पढ़ा है आपका ब्रोंज। ब्रोंज किस किस का अलॉय होता है? ये भी शायद सबने याद कर रखा होगा, कॉपर प्लस टिन। टिन का सिंबल क्या होता है? Sn। ऐसा कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 88% में क्या डलता है? 88% में कॉपर डलता है, बाकी के 12% में क्या डलता है? टिन डलता है। तो तीसरा अलॉय कौन सा बना दिया? पहला हमने क्या पढ़ा? पहला बना रोल्ड गोल्ड, दूसरा पढ़ा ब्रास, तीसरा पढ़ा ब्रोंज कांसा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बनता है यहां पर डच मेटल। नेक्स्ट बनता है बच्चों यहां पर डच मेटल।
डच धातु, हिंदी में कोई अलग नाम नहीं होता, डच धातु। इसके भी बर्तन वगैरह, यूटेंसिल्स या मेडल बनाए जाते हैं, मेडल जब बनते हैं ना तब वो बनाए जाते हैं। ये किसका होता है? ये भी होता है कॉपर एंड जिंक का, बस परसेंटेज अलग हो जाता है। कॉपर होता है 80% में, जिंक होता है 20% में। बच्चों एक पॉइंट याद रखना, जब आप कॉपर 70%, जिंक 30% ले रहे हैं तो वहां पर बनता है ब्रास, पीतल। बट अगर आपने कॉपर का अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, जिंक का अमाउंट थोड़ा सा कम कर दिया, कॉपर 80% में और जिंक 20% में मिला दिया, तो वो डच मेटल के नाम से कहलाता है। वो इसके मेडल वगैरह बनते हैं, जैसे ये बनते हैं ना परमवीर चक्र वगैरह बनते हैं, उनमें कुछ मिलाया जाता है एलॉय के फॉर्म में। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट आप याद रखेंगे, नेक्स्ट अलॉय जो है वो है जर्मन सिल्वर, बनाने में काम आता है ये। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना % होता है? होता ही नहीं है सिल्वर, जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है। शायद मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक एंड निकल का अलॉय होता है। किस किस का? कॉपर, जिंक एंड निकल। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर कहीं दिख रहा है आपको? नहीं मैम, नहीं दिख रहा। तो इसमें भी आपका कॉपर काम आ रहा है बनाने में, तो कॉपर में हम इसको लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट आप एक और याद रखेंगे, गन मेटल बनाने में भी, गन मेटल बनाने में, गन की जो धातु होती है उसको बनाने में भी, गन धातु बनाने में, गन जिस धातु की बनी हुई होती है वो अलॉय होता है, धातु नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर होता है कॉपर, टिन एंड जिंक, कॉपर Sn प्लस जिंक। ठीक है, तो कॉपर पीरियोडिक टेबल में ऐसा मेटल है जो बहुत ज्यादा क्या बनाते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा क्या बनाते हैं, वो बहुत ज्यादा अलॉय बनाता है। तो 5-6 अलॉय तो मैंने ही बता दिए। एक पॉइंट मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूं कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। जैसे जर्मन सिल्वर में अगर आपसे पूछे सिल्वर कितना % है, आप बताएंगे 0%। जैसे आपने सुना होगा कि जो लेड वाली पेंसिल्स आती हैं, लेड पेंसिल, उसमें लेड का अमाउंट कितना होता है? 0% होता है, उसमें लेड होता ही नहीं है ना, उसमें लेड होता ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट याद रखिएगा आप। देवाशीष, मैं आपके डाउट ले लूंगी, आप मुझे बता सकते हैं, आप मैसेज कर दीजिए प्लीज अपने डाउट क्या क्या है। ठीक है, तो हमने कॉपर के बारे में कितनी सारी बातें पढ़ी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये 2 हैं बच्चों। अगर कुछ ज्यादा याद नहीं रख सकते तो एक पॉइंट तो ये याद रखो कि जो कॉपर है वो सबसे पहले इंसानों द्वारा काम में लिया गया था सिक्के वगैरह बनाने में। दूसरा, अगर आप कॉपर को एयर में छोड़ेंगे तो अगर CuCO3 बनता है तो वो किस कलर का बनेगा? वो ब्लू कलर का। बट अगर CuCO3 के साथ अगर CuOH ट्वाइस भी बन गया तो वो ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है। नेक्स्ट याद रखेंगे कि मैलाकाइट किसका और है? तो कॉपर का और है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में अगर याद रख सकते हैं तो आप याद रख सकते हैं कि कॉपर है वो 2 फॉर्म में होता है, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। बट अगर क्यूप्रिक सल्फेट बनता है जो 5H2O है तो उसको ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, नीला थोथा बोलते हैं। नीला थोथे का फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है, CuSO4.5H2O। हमारे बॉडी में अगर कॉपर का अमाउंट ज्यादा हुआ तो हमें विल्सन डिजीज हो जाती है। कॉपर बहुत सारी मिश्र धातु बनाता है। पहला है रोल्ड गोल्ड, कृत्रिम गोल्ड, जिसको नकली सोना बोलते हैं। दूसरा है ब्रास, पीतल, जो बर्तन बनाने में काम आता है। तीसरा है आपका यहां पर कौन सा? ब्रोंज, जिसको आप कांसा बोलते हैं। और कांसा कॉपर और जिंक का क्या, कॉपर और टिन का क्या होता है बच्चों? अलॉय होता है। डच मेटल कॉपर एंड जिंक का। जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं। गन मेटल कॉपर, जिंक एंड टिन की होती है। जैसे लेड पेंसिल में लेड नहीं होता, वैसे देवाशीष साहब मुझसे पूछिए, मैं आपका बता तो चुकी हूं कि आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मुझसे डाउट। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? प्लीज यार आप पूछिए मुझसे, मैं पढ़ाने में एक टाइम पर तो एक ही काम कर सकती हूँ ना। ठीक है, चलो, तो जैसे 2 पॉइंट याद रखना, जैसे जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता वैसे लेड पेंसिल में लेड नहीं होता। ठीक है बच्चों, चलो। मोहित बोल रहे हैं सिलेबस का बता दो। क्या सिलेबस का बता दूं? बताओ क्या बताऊं सिलेबस का? सिलेबस चल तो रहा है, और कैसे चलेगा, और कैसे चल सकता है? चलो, नेक्स्ट मेटल है आपका जिंक। चल तो रहे सिलेबस, और क्या पढ़ाऊं? तुम लोग क्या चाहते हो, एक ही दिन में सारा खत्म करवा दूं? सारा खत्म करवा दूंगी 2 दिन में। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है बच्चा। सोनू कुमार ने पूछा है जिंक का एटॉमिक नंबर क्या था? 30 नंबर पे आता है। मोहित बोल रहे मैम सिलेबस कब हो जाएगा? एक ही बात की रट लगा रखी है बच्चा। देखो, पढ़ाने को यही मेटल नॉन मेटल में 4 घंटे में पढ़ा सकती थी या 3 घंटे में पढ़ा सकती थी। थोड़ा रुक जाओ यार। चलो, नेक्स्ट है बच्चों, यहां पर आप नेक्स्ट मेटल लिखेंगे जिंक, Zn, जिंक। ठीक है, जिंक का एटॉमिक नंबर, अभी एक बच्चे ने मुझसे पूछा, जिंक का एटॉमिक नंबर आता है बच्चों 30 नंबर पे आता है। जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है? 30 होता है।
अब बात करें अगर हम जिंक के बारे में कि हम जिंक के बारे में क्या क्या पॉइंट याद कर सकते हैं। चलो मैम व्यापम के साइंस क्यों देख लीजिए एक बार। बहुत व्यापम व्यापम मतलब मैं समझी नहीं किसके पेपर की बात कर रहे हैं आप। चलिए जिंक के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, देखिए जिंक के बारे में याद करें, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। जिंक की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है। 30 है ना एटॉमिक नंबर, हाँ तो +2 होगा। 28 और 2, हाँ +2 होगी इसकी वैलेंसी। इसकी संयोजकता +2 होती है। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर जिंक के और की बात करूं, जिंक के एस्क की बात करूं, जिंक 3 फॉर्म में निकाला जा सकता है। 3 फॉर्म में इसके और होते हैं। पहला होता है बच्चों जिंकाइट। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिंकाइट का फॉर्मूला क्या होता है। जिंकाइट का फॉर्मूला क्या होता है? जिंकाइट का फॉर्मूला होता है ZnO, या इसको जिंक ऑक्साइड बोल लो, एक ही बात है। जिंकाइट या ZnO, या इसको आप क्या बोल लो, जिंक ऑक्साइड बोल लो। ठीक है। नेक्स्ट आप याद रखेंगे जिंक का दूसरा एक और होता है कैलेमाइन। इसको स्टार कर लो, याद नहीं इसको तो स्टार कर लो बच्चों। इसका फॉर्मूला होता है ZnCO3। जिंक कार्बोनेट को ही बोलते हैं आप कैलेमाइन। ठीक है, जिंक कार्बोनेट। कभी पूछ ले आपसे जिंक कार्बोनेट क्या होता है, आप क्या बताएंगे? जिंक कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या होता है? कैलेमाइन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कैलेमाइन कौन सी मेटल का और होता है, कैलेमाइन कौन सी धातु का अयस्क है, तो आप याद रखेंगे कैलेमाइन जिंक का और है। नेक्स्ट होता है एक जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट तो सब बता देंगे, फॉर्मूला क्या होगा जिंक सल्फेट का? ZnS है ना, जिंक सल्फेट ZnS। ठीक है बच्चों, ये 3 और होते हैं। पहला ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, दूसरा कार्बोनेट की फॉर्म में, तीसरा जिंक सल्फेट के फॉर्म में होगा। अब अगर बात करूं कि जिंक ह्यूमन बॉडी में कहां कहां होता है, शायद मैंने बायोलॉजी की क्लास में पढ़ाया है, और अगर नहीं पढ़ाया तो आज पहला और आखिरी बार सुन लो। अगर नहीं पढ़ा, अरे यार क्या हो रहा है ये डिजिटल बोर्ड ना, कभी कभी दिमाग चाट जाता है पूरा। चलो अब मुझे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए ह्यूमन बॉडी में जिंक कहां कहां होता है, ध्यान से सुनना। मानव के शरीर में जिंक जो है वो मिनरल की फॉर्म में कहां कहां होता है। तो देखिए ह्यूमन बॉडी में जिंक होता है हमारे आंसुओं में, टीयर्स में, हमारे सलाइवा में, हमारे लार में, हमारे स्वेट में, हमारे पसीने में, एंड जिंक होता है बच्चों इंसुलिन हार्मोन में। इंसुलिन हार्मोन के साथ मिक्स हुआ होता है। इंसुलिन क्या एक हार्मोन, क्या काम करता है? डायबिटीज होने से बचाता है। ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन। एक बोल रहे हैं मैम हमारे खून में, हाँ खून में इंसुलिन हार्मोन है तो खून में थोड़ा बहुत जिंक भी है, बट हमारे बालों में जिंक नहीं होता। ये जिंक बालों वाला जिसने बताया वो गलत बताया। बालों में बच्चा कैल्शियम होता है, जिंक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट मैंने जो आपको एक जिंक ऑक्साइड बताया है ना, इसके बारे में एक बात बताऊं। जब आपके दांत टूट जाते हैं ना, दांत टूट गया मेरा, है ना, मेरा दांत टूट गया, तो दांत टूटने के बाद क्या होता है, मैं डॉक्टर से नकली दांत लगवाने गई, नकली दांत लगवाने के लिए गई, तो नकली दांत के अंदर बहुत सारा मिक्सर वगैरह लगाते हैं। उसके बाद जो नकली दांत के ऊपर जो सफेद रंग दिया जाता है, वो सफेद रंग पुताई, मतलब दांत की, नकली दांत की जो पुताई होती है वो किसकी की जाती है? वो जिंक ऑक्साइड की जाती है। जो आर्टिफिशियल टीथ होते हैं, नकली दांत की जो पुताई होती है, वो पुताई किससे की जाती है बच्चों? वो पुताई की जाती है जिंक ऑक्साइड से या जिंकाइट से की जाती है। ये भी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। मैं हर लाइन में क्वेश्चन बता रही हूं, तो ऐसे ही हर लाइन में क्वेश्चंस आपको अपनी बुक में नोट करने हैं। और जिस बच्चे ने मेटल नॉन मेटल के बहुत अच्छे नोट्स बनाए हों वो मुझे एक बार कृपया करके हमारे मैनेजमेंट के नंबर पर ट्रांसफर कर दे, तो मैं एक बार प्रूफ रीडिंग करके वो नोट्स अपलोड करवा दूं। प्लीज किसी की अगर अच्छी राइटिंग है तो मैनेजमेंट को अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करवा दें आप व्हाट्सअप नंबर पे PDF बना के, मेरे लिए थोड़ा सा काम ईजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ सिल्वर भी भरते हैं उसमें, बट जो ऊपर सफेद रंग देते हैं ना दांत को, एकदम दांतों का, हमारे दांतों का रंग कैसा होता है? सफेद। वैसा ही रंग देने के लिए क्या करते हैं बच्चों? उसके जिंक ऑक्साइड की पुताई करते हैं। नेक्स्ट आप सब जानते हैं, पढ़ाया भी है मैंने, जिंक कहाँ काम आता है? गैल्वेनाइजेशन में। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है आप सब जानते होंगे, इसको बोलते हैं लेपन, या फिर आप इसको बोलते हैं गैल्वीकरण। मैंने बताया था आयरन के ऊपर जब जिंक की लेयर चढ़ाते हैं तो वो क्या कहलाता है? आयरन के ऊपर जब जिंक की लेयर चढ़ती
तो इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद में नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन मैं फिर स्टार करके लिख रही हूं क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आप मूवीज देखते हैं, फिल्में देखते हैं? आप फिल्म देखते हैं तो आपने देखा होगा फिल्म के अंदर एक सीन बनाया है। कौन सा सीन? जिसके अंदर बहुत सारा धुआं निकल रहा है ना, धुआं धुआं निकल रहा है, उस धुएं के अंदर से हीरो की एंट्री हो रही है। तो वो धुएं की जो अमन हिंदी में बना रहे हैं, कोई बात नहीं है, अच्छे से नोट्स अगर हिंदी में बनाए हैं तो चलेंगे। प्लीज आप वो भेज दो एक बार मैनेजमेंट को पीडीएफ बना के। देखो आपने देखा होगा, मूवी देखा होगा, और मूवी में आपने एक ऐसा देखा होगा धुआं धुआं निकल रहा है, जैसे धूम 3 देखते हैं, या आपने वो देखी होगी ना, अभी सलमान खान की रेस 3 आई थी, उसके अंदर धुआं धुआं चल रहा है, बीच में से सलमान की एंट्री हो रही है ना। तो इसमें जो स्मोक सीन है वो बनाने के, इसको हिंदी में बोलते हैं धूम्रपट, इसको बोलते हैं धूम्रपट, धूम्रपट। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है एक बार पीसीएस वगैरह के एग्जाम में कि जो धूम्रपट है वो कौन सी मेटल से बनाया जाता है, वो कौन सी मेटल से बनाया जाता है। आप याद रखेंगे कि मूवी के अंदर जो स्मोक सीन होते हैं, किसके अंदर? मूवीज के अंदर, फिल्मों के अंदर। तो वो स्मोक सीन बनाने में कौन सी मेटल का काम में लिया जाता है? जिंक को काम में लिया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैम पॉलिश्ड राइस से कौन सी बीमारी हो जाती है? बेरी बेरी हो जाती है, या पॉलिश्ड राइस अगर आप खा रहे हो तो बेरी बेरी, या आपको नाइट ब्लाइंडनेस भी कुछ हद तक हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा जो मूवी में स्मोक सीन होता है वो किससे बनता है बच्चों? वो बनता है जिंक से। इसके अलावा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अगला पॉइंट लिखवा रही हूँ, जो पिंक कलर से लिख रही हूँ, पिंक मेरा फेवरेट कलर है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने सुना होगा चूहे मारने की दवाई आती है जिसको आप क्या बोलते हैं? रेट किलर। रेट किलर हिंदी में बोलते हैं चूहे मारने की दवाई, चूहे मारने की दवाई। बहुत बार पूछी जाती है चूहे मारने की दवा क्या होती है? आप बोलेंगे जिंक फॉस्फाइड। क्या होती है बच्चों? वो जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड को कहा जाता है चूहे मारने की दवा, जो कभी कभी बच्चे खा जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, अगर ज्यादा खा गए तो मर भी जाती है। हाँ, अगर पॉलिश्ड राइस खाते हैं तो बच्चों नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है क्योंकि पॉलिश्ड राइस से विटामिन ए डिस्ट्रॉय हो जाता है। किसी बच्चे ने पूछा है मुझसे तो बता देती हूँ। ठीक है, चलो तो आप याद रखेंगे कि जिंक फॉस्फाइड को चूहे मारने की दवाई कहा जाता है। इसका फॉर्मूला अगर आप पूछना चाहते हैं तो Zn3P2, इसका फॉर्मूला होता है Zn3P2। तो पूछे रेट किलर क्या होता है? जिंक फॉस्फाइड। रेट किलर क्या होता है? राजेश सिंह चौहान आप बोल रहे हैं कि मैम अगर पॉलिश्ड राइस खाए तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि पॉलिश्ड राइस से विटामिन ए खत्म हो जाता है, कैरोटीन की कमी हो जाती है। और अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में खा रहे हैं तो बेरी बेरी भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो चूहे मारने की दवाई क्या होती है? जिंक फॉस्फाइड होती है। नेक्स्ट इसके बारे में अगला पॉइंट अपन क्या याद रखेंगे? एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लिथोपन। लिथोपन, लिथोपन पुताई वगैरह कराने में काम आता है। ये भी मैं पिंक कलर से लिख रही हूँ, मतलब ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये लैब असिस्टेंट के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। लिथोपन क्या होता है? इसको हिंदी में लेपन नाम दे रखा था यार, थोड़ा सा आप देख लेना। इसको पुताई या लेपन, ऐसा लेपन या पुताई का नाम दे रखा है। पेंटिंग वेंटिंग में पुताई करने में या लेपन करने में काम आता है। जो आप पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं ना, उसमें लिथोपन यूज होता है। तो क्वेश्चन आया एग्जाम में लैब असिस्टेंट के पेपर में, जो राजस्थान में लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। जब मैंने एक बैच निकाला था तो वो भी मैंने कंप्लीट किया था जयपुर में। तो लिथोपन, लिथोपन क्या होता है? तो ये होता है बच्चों ZnS प्लस बेरियम सल्फेट, BaSO4, ZnS प्लस BaSO4। ZnS को क्या बोलते हैं आप सब जानते हैं? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट प्लस बेरियम सल्फेट, प्लस बेरियम सल्फेट को जब आप मिक्सर बनाते हैं इसका, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लिथोपन। और ये कहाँ काम आता है? ये पेंटिंग्स वगैरह बनाने में, पेंटिंग के ऊपर जो पुताई वुताई होती है, पेंटिंग के ऊपर एकदम फाइनल जो फिनिशिंग होती है वो इससे की जाती है, लिथोपन से की जाती है। ये आपसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ लें तो याद रखिएगा, लिथोपन पुताई या पेंटिंग करने में जिंक सल्फेट और बेरियम सल्फेट काम में आता है। जिंक सल्फेट या बेरियम सल्फेट काम में आता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप याद रखिएगा। अमन आगे आएगा आज के पेपर में, आज की क्लास में आएगा, डोंट वरी। जो आपने क्वेश्चन पूछा है वाटर वाला, ये आपको जिंक के बारे में बातें याद रखनी है। अगर ज्यादा नहीं तो जिंक गैल्वेनाइजेशन में काम आता है। जिंक जो है हमारे बॉडी में 4-5 जगह होता है। नेक्स्ट आप याद रख सकते हैं जिंक जो मूवीज होती हैं उसमें स्मोक सीन बनाने में काम आता है। जिंक फॉस्फाइड का काम क्या आता है?
रोशन प्रहलाद बोरकर, आपका कमेंट है लाइपीज, ठीक है। रेड किलर जिंक फॉस्फाइड होता है, लिथोपन जिंक सल्फेट प्लस बेरियम सल्फेट होता है। ये आपका जिंक, इतने सारे पॉइंट आपको क्लियर रखने थे। नेक्स्ट मेटल मर्क्यूरी, नेक्स्ट मेटल है मर्क्यूरी, जिसको आप Hg बोलते हैं, ये आप हिंदी में इसको पारा बोलते हैं। हिंदी में इसको आप क्या बोलते हैं बच्चों? पारा बोलते हैं, ठीक है। मैम जी इतने कंपाउंड कैसे याद कर रहे हो, हमें भी बता दो, हमें भी केमिस्ट्री हार्ड टॉपिक लगता है। अपने आप हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। ब्लैक गोल्ड, कोयले को बोलते हैं ब्लैक गोल्ड बच्चा, प्रवेश कुमार यादव। ब्लैक गोल्ड या लिक्विड गोल्ड या रो गोल्ड, नहीं रो गोल्ड नहीं, लिक्विड गोल्ड एक नाम और भी तो होता है इसको, वो बच्चों कोयले को कहा जाता है काला सोना, कोयले को बता भी चुकी हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मर्क्यूरी, जिसको आप बोलते हैं गोल्ड, और क्या बोल रही हूँ, मर्क्यूरी को गोल्ड बोलते हैं। मर्क्यूरी जिसको आप पारा बोलते हैं, पारा, ठीक है बच्चों। देखो पारा के बारे में क्या याद रखते हैं, ये एक ही मेटल ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कौन सी स्टेट में? तरल अवस्था में पाया जाता है, बट कौन से टेम्परेचर पे? ऑन रूम टेम्परेचर। अब ये थोड़ा ना बताऊंगी रूम टेम्परेचर कितना होता है बार बार, ठीक है। सामान्य तापमान पर या रूम टेम्परेचर पर जो मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में होता है, वो तरल अवस्था में होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो मरकरी है उसका मेल्टिंग पॉइंट, शायद मैंने एक क्लास में आपको मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट बताया था, -39 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका गलनांक बिंदु जो होता है वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। मरकरी एक ही मेटल ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, बट थोड़े से ज्यादा टेम्परेचर पर जो सीजियम और गैलियम है वो भी लिक्विड स्टेट पे आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट इसके बारे में, मरकरी में के बारे में नेक्स्ट पॉइंट आप क्या याद रखेंगे, मरकरी को एक नाम और दिया जाता है, इसको क्विक सिल्वर दिया जाता है नाम। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि क्विक सिल्वर क्या होता है, बच्चा क्या करता है, सिल्वर वाला ऑप्शन सही कर देता है। अरे भाई क्विक सिल्वर में जरूरी थोड़ा ना सिल्वर हो, हिंदी में कोई नाम नहीं होगा, इसको क्विक सिल्वर ही बोलेंगे। सिल्वर, क्विक सिल्वर वाले सिल्वर लग गया चांदी हो जाएगा क्या? नहीं, आप याद रखेंगे क्विक सिल्वर दूसरा नाम होता है किसका? मर्क्यूरी का। क्यों? क्योंकि जैसे चांदी में चमक होती है ना, वैसे इसके अंदर भी चमक होती है, इसके अंदर भी ब्राइटनेस होती है, इसलिए बोलते हैं इसको, इसके अंदर चांदी जैसी चमक होती है, चांदी जैसी ब्राइटनेस होती है, चांदी जैसी इसके अंदर क्या होती है, चमक होती है, इसलिए इसको बोलते हैं बच्चों क्या, इसको क्विक सिल्वर बोलते हैं। नेक्स्ट मरकरी का और एक ही होता है, बड़ा फेमस और है, एक ही और है सीने बार, शायद सबको याद होगा। मरकरी का एक ही और है HgS, इसको क्या बोलते हैं, इसको मरकरी सल्फाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? मरकरी सल्फाइड, बट इसका दूसरा नाम क्या होता है? सीने बार। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, सीने बार किस मेटल का और है या मरकरी का और कौन सा है, तो आप बताएंगे सीने बार। और ये क्या बनाने में काम आता है? जब मैंने चांदी करवाया था तो मैंने बताया था ये वर्मीलियोन बनाने में काम आता है। वर्मीलियोन बोले तो सिंदूर बनाने में काम आता है। क्या बनाने में बच्चों? सिंदूर बनाने में। HgS प्लस AgS बताया था ना, कुछ याद है? ठीक है। इसका और कौन सा होता है बच्चों? आप बताएंगे सीना बार, या इसको मरकरी सल्फाइड भी बोलते हैं, बता चुकी हूं मैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट मरकरी भी दो फॉर्म में होता है, एक होता है मरकरी +1 की फॉर्म में, एक होता है मरकरी +2 की फॉर्म में। आप +1 को क्या बोलते हैं और +2 को क्या बोलते हैं बच्चों? मरकरी दो फॉर्म में हो सकता है, Hg+1 की फॉर्म में भी हो सकता है और मरकरी Hg+2 की फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कॉपर था, जैसे आयरन था। Hg+1 को बोलते हैं मर्क्यूरस। मर्क्यूरस हिंदी में कैसे लिखेंगे? मर्क्यूरस, मर्क्यूरस, शायद मैंने हिंदी में सही लिखा है, मर्क्यूरस, शायद मैंने सही लिखा होगा। ठीक है, Hg+1 को मर्क्यूरस बोलते हैं और Hg+2 को बोलते हैं मर्क्यूरिक। मर्क्यूरिक क्या बोलेंगे बच्चों? मर्क्यूरिक। मर्क्यूरिक। मैम एटॉमिक नंबर कैसे याद करें? एक इतना अच्छा इंटरेस्टिंग सा ट्रिक बताऊंगी, कब? जब मैं पीरियोडिक टेबल करवाऊंगी तब। यार देख लेना हिंदी में सही लिखा है क्या, यार तुम लोग देख लेना, है ना। इंग्लिश टर्म में तो मैंने सही लिखा होगा, ठीक है, हिंदी में आप देख लेना। अब बात आती है कि मरकरी कहाँ काम में आता है। मरकरी काम में आता है आपका बीपी वाली मशीन, जिससे आप बीपी मेजर करते हैं, उसमें मरकरी काम आता है। बेरोमीटर में मरकरी काम आता है। थर्मामीटर 3 मीटर में काम आता है, ऐसे याद रख लो ना, 3 मीटर। कौन कौन सा मीटर बच्चों? चलो मैं बताती हूँ कौन कौन सा मीटर।
पहला है बीपी वाली मशीन, क्या बोलते हैं इसको? स्फाइग्मोमैनोमीटर। स्फाइग्मोमैनोमीटर में होता है। दूसरा ये काम आता है बैरोमीटर में। अब बैरोमीटर तो जानते ही होंगे, क्या क्या मेजर करता है बैरोमीटर, बताना जल्दी से। तीसरा काम आता है थर्मोमीटर में। थर्मोमीटर जिसको आप क्या बोलते हैं? तापमापी। जिसको आप क्या बोलते हैं? तापमापी। इन तीनों मशीन के अंदर आप कौन सी मेटल काम में लेते हैं? कौन सी मेटल? मरकरी। कौन सी मेटल काम में लेते हैं? मरकरी। मैम पानी पी लीजिए। ओके अभी पी लेंगे, थोड़ी देर में पानी पी लेंगे। हाँ जी जल्दी बताइए, बैरोमीटर क्या काम आता है? जल्दी बताइए, मैं भी देखूं कौन सा। वायुदाब। वायुदाब। तापमापी। ताप एयर प्रेशर किससे मेजर करते हैं? बैरोमीटर से, है ना। स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या करते हैं? आप बता सकते हैं। थर्मामीटर का लोएस्ट और हाईएस्ट रीडिंग कितना होता है? थर्मामीटर आपका 105 106 डिग्री तक नापता है, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों? तापमापी। तापमापी, एयर प्रेशर, बीपी, ठीक है। चलो अब एक बात यह आती है कि इन तीनों में क्यों यूज में लेते हैं मरकरी को? मरकरी को क्यों 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 यूज में लेते हैं, ये बताओ जल्दी से। क्यों? क्योंकि मरकरी का ऊष्मीय प्रसार बहुत ज्यादा होता है। मरकरी का ऊष्मीय प्रसार बहुत ज्यादा होता है। ऊष्मीय प्रसार बहुत ज्यादा होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा। अब ये तो पढ़ाने से रही मैं कि क्या होता है ऊष्मीय प्रसार, इसलिए इन तीनों में काम में आता है क्या? मरकरी, ठीक है। मरकरी वर्मिलियन बनाने में काम आता है। दूसरा मरकरी का और एक ही होता है जिसको सीने बार बोलते हैं। मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट -39 डिग्री सेल्सियस होता है और मरकरी 3 मीटर में काम आता है और इसका ऊष्मीय प्रसार बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको काम में लिया जाता है। कहां पर? तीनों मीटर में। तीनों मीटर बोले तो थर्मामीटर, बैरोमीटर एंड स्फिग्मोमैनोमीटर। और मरकरी का एटॉमिक नंबर तो मुझे लगता है सबको याद होगा, है। मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना याद होता है? यस, राहुल राज बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट पॉइंट यही पढ़ाने वाली थी, राहुल राज बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मरकरी का एटॉमिक नंबर तो याद कर लो बेशर्मो। मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 नंबर होता है। 80 नंबर पे आता है। ये क्या बताऊं, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये आगे याद करवा दूंगी एटॉमिक नंबर वगैरह ना। 80 नंबर पे आता है, 80 नंबर पे आता है इसका एटॉमिक नंबर। चलो एक बच्चे ने राहुल राज ने, मैं नाम लिखती हूँ, राहुल राज का नाम क्यों लिखा? क्योंकि आपको बाद में याद रहे कि एक क्वेश्चन हमारी क्लास में किसने पूछा था? राहुल राज ने पूछा। राहुल राज ने पूछा कि देखो मैंने नाम लिख दिया लड़के, जो अच्छा क्वेश्चन पूछेगा उसका बोर्ड पे नाम लिखूंगी ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। ओ राहुल ने एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। राहुल राज ने पूछा कि मैम जो मरकरी होता है, जो Hg होता है, उसको Fe में रखा जाता है। Fe बोले तो आयरन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ये राहुल राज का क्वेश्चन था। इसका आंसर देना मेरा काम बनता है कि क्यों ऐसा राहुल राज के दिमाग में आया। याद रखिएगा, जो मरकरी है उसको आयरन के कंटेनर में रखा जाता है, जो मरकरी होता है उसको लोहे के बर्तन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये मरकरी किसी अन्य धातु के साथ, आयरन के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, बट किसी अदर मेटल के साथ रिएक्ट करके अलॉय बना लेता है। मैंने बोला मरकरी को आप आयरन के कंटेनर में रखते हो, आयरन के साथ रखा जाता है। लोहे के बर्तन में या लोहे का कोई भी कंटेनर हो उसके अंदर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि मरकरी जो है वो आयरन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बट अदर मेटल के साथ, अन्य धातुओं के साथ, अदर मेटल्स के साथ, अदर मेटल्स के साथ क्रिया करके ध्यान से सुनना, क्या बनाएगा? क्रिया करके अलॉय बना लेता है। और अलॉय का मतलब क्या होता है? मिश्र धातु, मतलब उसके अंदर इंप्योरिटीज आ जाएंगी, अशुद्धियां आ जाएंगी। कौन सा अलॉय बनाता है? अमलगम, अमलगम, अमलगम। तो राहुल राज, क्या आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको? अमलगम नामक का मिश्र धातु बना लेता है जिससे मरकरी में इंप्योरिटीज बढ़ जाती हैं, और इसीलिए आप इसको कहाँ रखते हैं? इसको लोहे के बर्तन में या लोहे के कंटेनर में रखा जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है, कि जो मरकरी है उसको आयरन कंटेनर के साथ रखा जाता है, आयरन के बर्तन में रखा जाता है, क्योंकि किसी अदर मेटल के साथ रिएक्ट करके या क्या बना लेता है? ये बना लेता है बच्चों, क्या? ये अमलगम या अलॉय, मिश्र धातु बना लेता है, मरकरी के अंदर इंप्योरिटीज आ जाती हैं, ठीक है राहुल। चलो ओके, थैंक यू सो मच राहुल, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट सुनो,
नेक्स्ट आप एक पॉइंट सुनेंगे, क्या सुनेंगे आप? वर्मिलियन बता देंगे। वर्मिलियन क्या क्या होता है बच्चों? वर्मिलियन क्या होता है? ये मैं बार बार रिपीट करूँ, पूछे जाते हैं AgS प्लस HgS को क्या बोलते हैं? वर्मिलियन बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चों, आप मरकरी कहाँ काम में आती है? मरकरी काम आती है ट्यूबलाइट में। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट जानते हैं, ट्यूबलाइट मूवी आई थी ना सलमान खान की, ऐसे याद रख लो, ठीक है? तो सलमान खान ने ट्यूबलाइट में मरकरी का काम में लिया था नहीं वो ट्यूबलाइट नहीं, ये वाली ट्यूबलाइट जो मेरे ऊपर लगी है, ठीक है बच्चों? ट्यूबलाइट में दो चीज होती हैं, एक होता है आर्गन गैस, और आर्गन गैस के साथ भरा जाता है मरकरी का वेपर। मरकरी वेपर भरा जाता है, इसको हिंदी में बोला जाता है पारद वाष्प। पारद वाष्प, ठीक है बच्चों? तो मरकरी कहां पर भरा जाता है? अमलगम एक अलोय होता है बच्चों, अलोय। अमलगम मतलब अमलगम का मतलब होता है मरकरी के अंदर बहुत सारे अदर मेटल जुड़ गए, तो वो इंप्योरिटीज आ गई, उसी को अमलगम बोल देते हैं, ठीक है बच्चों? तो ट्यूबलाइट में क्या भरा जाता है? आर्गन प्लस मरकरी वेपर, पारद वाष्प भरा जाता है। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि मरकरी का वेपर भरा जाता है किसके अंदर? ट्यूबलाइट के अंदर। बट इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर क्या होती है? आर्गन प्लस नाइट्रोजन होती है, आर्गन प्लस नाइट्रोजन होती है। चलो, उसके बाद अगर मैं बात करूं मरकरी की, तो मरकरी जो होती है वो नियोन गैस भी रहती है। यहाँ बहुत दो टाइप की ट्यूबलाइट आती हैं, एक ट्यूबलाइट में आर्गन भी या फिर कुछ ऐसी जो नहीं होती, इनको क्या बोलते हैं? एलईडी। जो एलईडी वाली होती है उनमें नियोन गैस भरी जाती है। जो नॉर्मल ट्यूबलाइट होती है ना, जो पुराने जमाने में चलती थी, तो उसमें क्या आती है बच्चों? उसमें आर्गन भरी जाती है, या नियोन भी भर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन नियोन का भी है। बट नियोन बेसिकली जो फ्लोरोसेंट वाली होती है ना, जो जीरो वोल्ट के बल्ब आते हैं ना, लाल कलर का, ब्लू कलर का, उनमें मेनली होता है नियोन, ठीक है? काम में आता है। चलो नेक्स्ट, अगर आप मरकरी को कोई भी बेसिक मीडियम दे देंगे, बेस का मतलब है कोई क्षार के साथ डाल देंगे, या आपने मरकरी को पानी के साथ डाल दिया, बच्चों याद रखना मरकरी ना ही तो बेस के साथ ना ही पानी के साथ रिएक्शन करती है। कोई रिएक्शन फॉर्म नहीं होगा, नो रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है? याद रखिएगा, किसके बारे में? मरकरी के बारे में, मरकरी के बारे में। इसके अलावा मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहती हूं, मरकरी से जो एक क्वेश्चन आता है, मरकरी एक कंपाउंड बनाती है Hg2Cl2। मरकरी एक यौगिक बनाती है, एक कंपाउंड बनाती है। कौन सा कंपाउंड? एक दवाई बनाने में काम आता है। दवाई तो क्या होता है? वो इंसेक्टिसाइड ही होता है एक तरीके का। एक यौगिक बनाती है मरकरी। नोबल मेटल नहीं होता है, कहां से पढ़ लिया संदीप कुमार सैनी? नहीं, नोबल मेटल नहीं होता है, ठीक है? मरकरी एक कंपाउंड बनाती है जिसको बोलते हैं आप Hg2Cl2। Hg2Cl2 हिंदी में इसको, हिंदी क्या मतलब, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है मर्क्यूरस क्लोराइड। 2 है ना, तो मर्क्यूरस होगा, ठीक है? मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड इसको कहा जाता है मर्क्यूरस क्लोराइड। और ये क्या बनाने में काम आता है? मैं एक नया सा टर्म आपके सामने रख रही हूं बोर्ड पर। इसको कहा जाता है कैलोमल। इसको कहा जाता है कैलोमल, 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 ठीक है? और ये कैलोमल क्या होता है? ये कैलोमल कहाँ काम आता है? इंसेक्ट्स वगैरह को मारने में काम आता है। कैलोमल काम आता है इंसेक्टिसाइड की फॉर्म में काम करता है। जैसे मैं बताऊं, काला हिट देखा है ना, काला हिट, काला हिट आता है ना, हिट हमारे घरों में, उसके ऊपर पढ़ना लिखा हुआ होता है, कैलोमल बना हुआ है इसके अंदर, CALOMEL। तो इंसेक्टिसाइड का मतलब है कीटनाशक या कॉकरोच वगैरह को या केंचुए वगैरह को मारने के लिए जो आप स्प्रे करते हैं ना, उनको कैलोमल स्प्रे या कैलोमल टैबलेट कहा जाता है, ठीक है बच्चों? जैसे कॉकरोच को खाने के लिए, कॉकरोच को खाने का, जैसे वो नहीं था चूहे मारने की दवा, वैसे कॉकरोच मारने की भी दवा आती है, उसको बोलते हैं कैलोमल टैबलेट। आप कहीं रख दोगे, कॉकरोच खा जाएगा, मर जाएगा, ठीक है? तो ये हिट वगैरह में आता है कौन सा? आप बताएंगे। मरकरी का कंपाउंड आता है कौन सा? Hg2Cl2, जिसको मर्क्यूरस क्लोराइड कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम कैलोमल होता है, कैलोमल होता है, ठीक है बच्चों? ये आप याद रखेंगे किसके बारे में? मरकरी के बारे में। बस इतने ही सारे पॉइंट आप मरकरी के बारे में याद रखेंगे, इससे ज्यादा आपको मरकरी के बारे में कोई पॉइंट याद नहीं रखना है, ठीक है? चलो
नेक्स्ट क्या हमारे लास्ट दो मेटल आते हैं बच्चों, एक आता है यूरेनियम, एक आता है थोरियम। इसके बाद हमारा आज मेटल वाला चैप्टर, धातुओं वाला चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। यूरेनियम का सिंबल होता है यू, थोरियम का सिंबल होता है TH। हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल्स थी पीरियोडिक टेबल में वो सारी हमने पढ़ ली। ये लास्ट मेटल है आज आपकी, इसके बाद मेटल्स आपका खत्म हो। मरकरी बेटा पॉइजनस नहीं होता है। मरकरी क्लोराइड, जो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है वो पॉइजनस होता है, जिसको कैलोमल कहलाता है। यूरेनियम, थोरियम, आप सब लोग जानते होंगे ये दोनों क्या होते हैं, दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। कैसे एलिमेंट्स हैं ये दोनों, रेडियो धर्मी तत्व होते हैं। अब रेडियो धर्मी तत्व क्या होते हैं, वो तत्व जिनसे अल्फा बीटा गामा रेज का उत्सर्जन होता रहता है, या ये दोनों अनस्टेबल एलिमेंट्स कहलाते हैं। अनस्टेबल कहने का मतलब अस्थाई, भाई ये स्टेबल नहीं है क्योंकि इनका एटॉमिक मास ज्यादा है, और स्टेबल होने के लिए ही ये बेचारे क्या करते रहते हैं, ये अल्फा बीटा गामा रेज का उत्सर्जन करते रहते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जिनसे अल्फा बीटा एंड गामा रेज निकलती हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर यूरेनियम के बारे में बात करूं बच्चों में, तो यूरेनियम का एक और होता है जिसको आप नाम देते हैं पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड, इसको नाम देते हैं पिच ब्लेंड। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि पिच ब्लेंड किसका और होता है, आप क्या बताएंगे, पिच ब्लेंड यूरेनियम का और होता है। बट बच्चों अगर मैं बात करूं थोरियम का एक और है, एक एस्ट है जहां से थोरियम को निकाला जाता है, और उस एस का नाम होता है मोनाजाइट। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसको मोनाजाइट कहा जाता है। और इस मोनाजाइट की खदानें हैं झारखंड में। झारखंड में एक जादूगीड़ा नाम की जगह है, अगर आपने कभी सुना हो तो जादूगीड़ा नाम की जगह पर मोनाजाइट की खदानें हैं, जहां से क्या निकलता है, बच्चों, जहां से आपका थोरियम निकलता है, ठीक है। आप थोरियम वाला पॉइंट छोड़ो, यूरेनियम वाले पे आओ। जो यूरेनियम है बच्चों वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इस यूरेनियम को काम में लिया जाता है कहां पर, एटम बॉम्ब बनाने में। कौन सा बॉम्ब बनाने में, परमाणु बम बनाने में कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट काम आता है, यूरेनियम। ठीक है, किसकी तरह, फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह काम में लेते हैं भैया। फ्यूल का मतलब इससे क्या निकलेगी, एनर्जी, और वो एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि उससे आप क्या बना सकते हैं। सुना है झारखंड में जरिया में यूरेनियम मिलता है, ये मैंने आज पहली बार सुना। मैंने ये जरूर सुना है कि झारखंड में जादूगीड़ा जगह में मोनाजाइट की और है जहां से थोरियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जरिया जगह कोई और अलग है तो मुझे आई डोंट नो, आज आपने बताया कमल तो मैं इसको श्योर करूंगी। ठीक है, तो एटम बॉम्ब में फ्यूल के ईंधन के रूप में कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट काम में लेते हैं, यूरेनियम। ठीक है बच्चों, यूरेनियम दो फॉर्म में पाया जाता है। थोरियम को छोड़ दो, एक बार साइड में कर दो, हम यूरेनियम की बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पर, है ना। यूरेनियम दो फॉर्म में पाया जाता है बच्चों, कौन कौन सा, शायद आप सब जानते होंगे। यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238, और इनका एटॉमिक नंबर तो सब जानते हैं 92। ठीक है बच्चों, यूरेनियम दो फॉर्म में होता है, एक तो 92 यूरेनियम 235, एक 92 यूरेनियम 238। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा 99.99% में कौन सा, इसी फॉर्म में यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है बच्चों, आप याद रखेंगे कि ज्यादा 99% या 99.99% यूरेनियम 238 की फॉर्म में ही पाया जाता है। बट इन दोनों में अगर देखें ज्यादा रेडियो एक्टिव कौन है, ये वाला ज्यादा रेडियो एक्टिव कौन सा होगा, यूरेनियम 235 होगा बच्चों। ठीक है, यूरेनियम 235 होगा। बट ज्यादा पाया किस फॉर्म, देखो दोनों बात अलग है। ज्यादा रेडियो एक्टिव 235 है, पर ज्यादा पाया कौन सा जाता है, 238 पाया जाता है। बट अब मैं एक बात बताऊं आपको, यूरेनियम के क्या बनाए जाते हैं, एटॉमिक बॉम्ब बनाए जाते हैं। बट बच्चों आपने सुना होगा कि हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब फेंके गए थे, है ना। जापान में हिरोशिमा एंड नागासाकी कब फेंके गए थे, आपकी हिस्ट्री कैसे है मैं भी देखूं।
नागासाकी था क्या, जो भी जगह है यार देख लेना, तो नागासाकी या नागासाकी, ठीक है। कब फेंके गए थे, कब फेंके गए थे, कौन से ईयर में, 1945 में, 1945 में, कब, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। तो ये बॉम्ब किसके थे, ये प्लूटोनियम के थे बच्चों, ये यूरेनियम के नहीं थे, ये किसके थे, ये प्लूटोनियम के थे। और प्लूटोनियम कौन सा, 239 का था। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि हिरोशिमा नागासाकी, नागासाकी होगा यार, मैंने क्या लिख दिया, नागासाकी, नागासाकी में जो बॉम्ब बनाए गए थे बच्चों, वो बॉम्ब किसके थे, वो प्लूटोनियम 239 के थे, है ना। और वो कब, 6 और 9 अगस्त को, 6 की रात को, 9 की रात को, अगस्त में 1945 में ये आपके बम फेंके गए थे। ये बम किसके थे, ये प्लूटोनियम 239 के थे। यूरेनियम 2 फॉर्म में होता है बच्चों। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहा जाता है। क्या, हाँ, नागासाकी जापान, हाँ दोनों ही जापान में, हिरोशिमा भी जापान में, वो क्या अलग थोड़ी ना, ठीक है। यूरेनियम को कहा जाता है मेटल ऑफ होप, आशा का मेटल, मतलब आ जाए बस, आशा आ जाएगी। आशा का मतलब क्या है भाई, यूरेनियम आएगा तो क्या आएगा, यूरेनियम आएगा तो क्या आएगा बच्चों, यूरेनियम आएगा तो फ्यूल आएगा, एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे, है ना। तो ऐसी आशा लगा के बैठ जाइए आप। या यूरेनियम को येलो केक भी कहा जाता है, पीला केक। अब ये खा मत लेना तुम कभी, केक समझ के खा लो। ये दोनों एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है कि येलो केक किस मेटल को कहते हैं, यूरेनियम को। मेटल ऑफ होप, होप की, आशाओं की मेटल, आशाओं की मेटल किसको कहा जाता है, आप बताएंगे, वो भी किसको कहा जाता है, यूरेनियम को ही कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इतने सारे पॉइंट याद रखना, किसके बारे में, यूरेनियम। यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, 2 फॉर्म में सस्टेन कर सकता है, 235 एंड 238। ज्यादा पाया जाता है 38 की फॉर्म में, और एक ही होता है कौन सा, पिच ब्लेंड, ठीक है। थोरियम मोनाजाइट होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा पूछा जाए तो थोरियम ही निकलता है, ठीक है। हाँ, बाकी ये अर्थ वगैरह की एज का मेजरमेंट में भी काम आता है, ठीक है। ये बात हो गई आपकी मेटल्स की। बच्चों इतनी मेटल्स पढ़नी है, मैंने जितने सारे क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपके क्लियर करवा दिए। अब फिर भी आपको कुछ की पॉइंट्स लिखने हैं मेटल्स के अंदर, फिर भी मेरा पेट नहीं भरा पढ़ाकर, कुछ की पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगी मैं मेटल्स के अंदर। की पॉइंट्स का मतलब है कुंजी, कुंजी आती थी ना बचपन में, पढ़ी है कुंजी, पता नहीं आपके जमाने में कुंजी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, हमारे जमाने में तो कुंजी होती थी, है ना। चलो, कुंजी का मतलब है सार, सार का मतलब है समरी, है ना। छोटा सा अगर कुछ क्विक रिवीजन करना चाहें या कुछ अलग पॉइंट ऐड करने चाहें तो वो हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, है ना। चलो पढ़े, की पॉइंट्स का मतलब है बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखवाने वाली हूं मैं। चलो बच्चों, क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला, अगर मैं बात करूं मोस्ट अबंडेंट मेटल, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, इन अर्थ क्रस्ट, अगर मैंने बात करी कि भूपर्पटी में सबसे ज्यादा धातु में, सबसे ज्यादा धातु, एक एक लाइन को ध्यान से सुनना मेरा, एक लाइन, एक वर्ड गलत हुआ पूरा आपका आंसर गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा धातु कौन सा है, अगर पूछा कि भूप्रपटी में सबसे ज्यादा धातु कौन सा है, आप क्या बताएंगे, वो एल्यूमिनियम है, वो Al है। बट बच्चों अगर आपसे पूछा कि मोस्ट अबंडेंट, क्या पूछा, मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल, अधातु, नॉन मेटल का मतलब है अधातु, अधातु में सबसे ज्यादा कौन सा है अर्थ क्रस्ट में। आपका आंसर यहाँ पे तुरंत चेंज हो जाएगा। क्या आंसर कर दोगे आप यहाँ पर आप आंसर देना पसंद करोगे क्या, ओ का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा बच्चों, क्या आपसे पूछा मोस्ट अबंडेंट मेटलोइड, मेटलोइड सबसे ज्यादा कौन सा होता है, और मेटलोइड का मतलब होता है उपधातु, उपधातु। तो अगर आपसे पूछे उपधातु सबसे ज्यादा कौन सा है, तुरंत आपका आंसर चेंज हो जाएगा और आंसर में क्या आ जाएगा, Si। Si का मतलब क्या होता है बच्चों, सिलिकॉन। Si का मतलब क्या होता है, सिलिकॉन, ठीक है बच्चों। चलो आओ नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, क्या पढ़ना चाहोगे आप। नेक्स्ट पॉइंट में आप पढ़ोगे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, एलिमेंट बच्चों एलिमेंट है, तत्व है वो, इन यूनिवर्स,
मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है? ध्यान से सुनना एक एक बात। यूनिवर्स का मतलब क्या है? संसार, प्रकृति, संसार, है ना। तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सा है? H। H का मतलब क्या है? हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन। देखो ध्यान से सुनना बच्चों, सबसे ज्यादा मेटल पूछा, आंसर होगा एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा नॉन मेटल पूछा, आंसर होगा ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा मेटेलोइड उपधातु पूछा, सिलिकॉन। सबसे ज्यादा एलिमेंट और कहां पर? यूनिवर्स में, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। मुझे लगता है चारों पॉइंट मैंने आपको सही से क्लियर करवा दिए होंगे, ठीक है। अगर नहीं हुए तो वापस इसको पढ़ लेना, आप अपने कॉपी में नोट कर लेना। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्ट्रेटेजिकल मेटल किसको बोलते हैं, या स्ट्रेटेजिक मेटल किसको बोलते हैं? रणनीतिक धातु। बता सकता है कोई मेरे इस क्वेश्चन का आंसर? बहुत बार एग्जाम में पूछा है, स्ट्रेटेजिक मेटल किसको कहते हैं? रणनीति धातु। रणनीति बनाने में भाई, रणनीति कहाँ काम आती है? युद्ध में। रणनीति कब बनती है? जब युद्ध होता है। और युद्ध होता है तो क्या चलते हैं? युद्ध होते हैं तो तलवार चाकू चलते हैं। तलवार चाकू का मतलब क्या है? औजार चलते हैं। तो औजार बनाने में कौन सी धातु काम आती है? टाइटेनियम। कौन सी बच्चों? टाइटेनियम। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आपसे क्या कि रणनीतिक धातु कौन सी होती है, स्ट्रेटेजिक मेटल कौन सी होती है? अस्त्र शस्त्र या औजार, अस्त्र शस्त्र कहाँ चलते हैं आपके? यार मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है यार, तुम देख लेना अस्त्र शस्त्र कैसे लिखा जाता है, थोड़ी सी मेरी हिंदी कमजोर है, ठीक है। टाइटेनियम के बनते हैं। नेक्स्ट बच्चों सुनो, टाइटेनियम से एक पॉइंट और याद आया भाई, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी हड्डी टूट गई। हड्डी टूटने के बाद डॉक्टर ने मुझे क्या लगाया? आर्टिफिशियल बोन लगाया। आर्टिफिशियल बोन का मतलब क्या होता है? कृत्रिम हड्डी लगाई। चलो नहीं समझ में आ रहा, मेरे को रोड लगाई। रोड तो समझ में आया, रोड लगती है ना एक, तो वो रोड किसकी बनती है? वो रोड बनती है किसकी? टाइटेनियम की बनती है। और टाइटेनियम धातु पानी से गलती वलती नहीं है। भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी हड्डी टूट गई, मेरे को डॉक्टर ने रोड लगा दिया, पर डॉक्टर ने मेरे को रोड लगा दिया आयरन का, अंदर ही जंग लग जाएगा। डॉक्टर ने लगा दिया कैल्शियम का, रिएक्ट कर जाएगा पानी से, पानी के अंदर सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो डॉक्टर को ऐसी मेटल लगानी पड़ेगी जो पानी से, जिसपे ऊपर फर्क ही ना पड़े। टाइटेनियम के ऊपर कितना ही पानी डालो, जहाज जानते हैं ना, जहाज, पानी वाला जहाज, उसके नीचे जो फट्टे लगे हुए होते हैं वो टाइटेनियम के लगे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि पानी से गलती नहीं है, ठीक है। चलो तो याद रखिएगा, आर्टिफिशियल बोन या कृत्रिम हड्डी या जो रोड बनाने में काम आता है, वो क्या काम आता है? वो काम आता है बच्चा आपका कौन सा मेटल? टाइटेनियम। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या याद रखेंगे? नेक्स्ट आता है कि पीरियोडिक, छोड़ो आप, इतना नहीं, आप याद रखो कि वो कौन सा मेटल है जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कौन सा मेटल है जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का जो कुचालक है। एक ही मेटल ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है, और दैट इज कौन सा? प्लम्बम। प्लम्बम का मतलब क्या होता है? पीबी। पीबी का मतलब क्या होता है? लेड। लेड का मतलब क्या होता है? सीसा। सीसा हो या दिल टूट जाता है ना। तो सीसा हो या दिल, दोनों बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, है ना। ये याद रखिएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट आओ पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट 8 नंबर पे आप क्या याद रखेंगे? 8 नंबर पे आपका जो पॉइंट बनता है वो बनता है हैवीएस्ट एलिमेंट। ध्यान से सुनना, मैंने एलिमेंट बोला है, धातु नहीं बोला है, जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे भारी तत्व, पीरियोडिक टेबल में सबसे हैवी एलिमेंट कौन सा है, या सबसे भारी तत्व कौन सा है? आप आंसर देंगे जो हैवीएस्ट एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है? यूरेनियम होता है। मैंने एलिमेंट बोला है, तत्व है तो यूरेनियम। बट अगर आपसे पूछे कि हैवीएस्ट मेटल कौन सा होता है, हैवीएस्ट मेटल कौन सा होता है, तो आपका आंसर आएगा सबसे भारी धातु जो सबसे हैवी होती है वो आती है बच्चों आपकी ऑस्मियम। कौन सी आती है? OSMIUM, ऑस्मियम। अब इसका जस्ट मैं ऑपोजिट पूछ लूं आपसे, ये तो हैवीएस्ट एलिमेंट था या हैवीएस्ट मेटल था। अब मैं जस्ट 10 नंबर पे आपको जस्ट ऑपोजिट पूछा, मैंने बोला कि मुझे लाइटेस्ट एलिमेंट बताओ। लाइटेस्ट एलिमेंट, मैंने एलिमेंट बोला है बच्चों, मैंने धातु नहीं बोला है। सबसे हल्का तत्व एक ही होता है, वो कौन सा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ज्यादा हल्का क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। सबसे हल्का तत्व कौन सा? H। H का मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन।
अब मैंने जस्ट इसका ऑपोजिट पूछा, लाइटेस्ट मेटल कौन सी है, लाइटेस्ट मेटल कौन सी है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो लाइटेस्ट मेटल कौन सी आती है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो आपको आंसर देना है दैट इज लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, लिथियम। अरे वाह, सब लोग अच्छे आंसर दे रहे हैं आज तो। ठीक है, नेक्स्ट पूछो बच्चों, 12 नंबर पे हम क्या पॉइंट लिखेंगे, बड़े अच्छे पॉइंट लिख रहे हैं, की पॉइंट्स में लिखने हैं आपको सारे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा हार्डेस्ट मेटल, हार्डेस्ट मेटल कौन सी होती है, सबसे कठोर धातु कौन सी है, हार्डेस्ट मेटल सबसे कठोर धातु। और अगर सबसे कठोर धातु की बात करते हैं तो वो कौन सी होती है, शायद सब लोग जानते होंगे, प्लैटिनम इज द हार्डेस्ट मेटल। प्लैटिनम, प्लैटिनम, पीटी, अरे बाप रे हाथ में करंट कैसे आ गया, प्लैटिनम। अरे डब्ल्यू क्यों लिख रहे हैं आप, डब्ल्यू इज टंगस्टन, डब्ल्यू नहीं आएगा यहाँ पे, डब्ल्यू का तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, मैं हार्डेस्ट की बात कर रही हूँ। तो मैं से गलत गलत आंसर मत दो यहाँ पे, सुनील सैनी गुस्सा आ जाएगा मुझे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सुनो। नेक्स्ट आपसे पूछे कि रेयरेस्ट एलिमेंट कौन सा है, रेयरेस्ट एलिमेंट जो सबसे कम पाया जाता है एलिमेंट है ना, से रेयरेस्ट एलिमेंट जो मेटल नॉन मेटल किसी भी फॉर्म में हो जाता है, सबसे कम पाए जाने वाला, सबसे कम पाए जाने वाला तत्व, सबसे कम पाए जाने वाला तत्व, पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है, आप बताएंगे AT होता है। AT किसका सिंबल होता है, कुछ मूर्ख यहाँ पे आएंगे बोलेंगे AT इज एंटीमोनी, नहीं, AT इज एस्टेटाइन। AT होता है बच्चों, और AT का फुल फॉर्म होता है एस्टेटाइन। एक हैलोजन एलिमेंट होता है, आगे पढ़ेंगे वो सब छोड़ो आप, ग्रुप नंबर 17 में आता है वो सब आप छोड़ो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद आपसे पूछा जाता है बच्चों कि ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। हाँ भाई, नहीं खानी चाहिए है ना, और फ्री की तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। चॉकलेट, एक्सेस ईटिंग ऑफ चॉकलेट इज हार्मफुल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निकल एंड लेड मेटल। अब लिखेंगे नेक्स्ट कि जो चॉकलेट होती हैं वो ज्यादा नहीं खानी चाहिए। चॉकलेट ज्यादा खाओगे आपके दांत खराब हो जाएंगे, क्योंकि चॉकलेट में 2 धातु होती हैं, पहला है Pb मतलब लेड, दूसरा है निकल, दोनों ही आपके दांत खराब करते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ इतनी बात याद रखेंगे। चलो, ज्यादा चॉकलेट खाने से क्या हो जाते हैं, दांत खराब, क्योंकि चॉकलेट के अंदर क्या होता है, लेड भी होता है, और चॉकलेट के ज्यादा चॉकलेट खाओगे ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आपके दिमाग काम करना बंद कर देगा, समझने की पावर, कंफ्यूज ज्यादा रहोगे, बोलने की क्षमता, सुनने की क्षमता सब गायब हो जाएगी, बहरे हो जाओगे, गूंगे हो जाओगे। ज्यादा चॉकलेट नहीं खाया करो, ठीक है, और फ्री वाली तो बिल्कुल मत खाया करो। तो आपको कोई भी गिफ्ट दे, बोले कि चॉकलेट, ये आपको चॉकलेट मैंने गिफ्ट में किए, तो बोलना नहीं भैया हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर निकल एंड, अच्छा सचिन कुमार, मैं उसको डिलीट करवा दूंगी, वो बाय मिस्टेक हो गए होंगे बच्चा, है ना, तो निकल एंड लेड होता है। नेक्स्ट बच्चों सुनो ध्यान से, आप सबने पटाखे चलाए होंगे ना, पटाखे, पटाखों क्या बोलते हैं, क्रैकर्स बोलते हैं, है ना। पटाखों में बहुत सारे कलर निकलते हैं, तो 3 कलर एग्जाम में आते हैं। जो पटाखे होते हैं, जो फायरवर्क्स होते हैं, मतलब जो क्रैकर्स होते हैं, उसके अंदर 3 कलर निकलते रहते हैं। आपने देखा होगा, मैंने पटाखा जलाया किसी की शादी में, है ना, ऊपर जाके हरा रंग, पीला रंग सब निकल रहा है, लाइटें निकल रही हैं। तो क्रैकर्स के अंदर 3 कलर निकलते हैं। सबसे पहला निकलता है ग्रीन कलर, दूसरा निकलता है रेड कलर लाल रंग, और तीसरा निकलता है पीला रंग। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो पटाखे होते हैं उसमें, जो क्रैकर्स होते हैं उसमें पीला रंग कौन सी मेटल के जलने से बनता है। आपका आंसर आएगा कौन सी मेटल के जलने से, सोडियम के जलने से। कैसा कलर, पीला। रेड कलर स्ट्रोंटियम, हिंदी में स्ट्रोंसियम लिखा जाता है, स्ट्रोंटियम, SR सिंबल होता है इसका। ग्रीन कलर बेरियम धातु, BA, बेरियम। बैंगन आलू गाजर इन थेला, पढ़ा है वो वाली ट्रिक, वहां बेरियम आता है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा कि जो क्रैकर्स होते हैं पटाखों में, हरा रंग बेरियम धातु के जलने से आता है, हरे रंग की लाइट। लाल कलर स्ट्रोंटियम धातु के जलने से बनता है, एंड येलो कलर सोडियम धातु के जलने से बनता है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो आपको याद रखने हैं, बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलो नॉन मेटल हैवीएस्ट, ये आगे की बात है बच्चों, वो गैस की फॉर्म में होगी, ऐश्वर्या वो गैस की फॉर्म में होगी, डोंट वरी, मैं जब नॉन मेटल्स करवाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी। वो यहाँ नहीं पढ़नी है, वो गैस की फॉर्म में होती है, इसलिए वो यहाँ नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो ये इतने सारे पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने थे, इसके अलावा आप कुछ नहीं याद करेंगे यहाँ से। ये सारे आपका
मैम मोती क्या होता है? मोती मतलब अच्छा किसका, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? मोती किसका, क्या पूछ रहे हैं आप? परलैश तो नहीं पूछ रहे हैं, वो पोटेशियम कार्बोनेट होता है। अगर आप बच्चा को मुझसे किसी ने पूछा है मोती क्या होता है, मोती, तो अगर आप परलैश की बात कर रहे हैं, मैंने बताया नहीं कि परलैश पोटेशियम कार्बोनेट बताया होगा यार, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तुम लोग भूल गए। तो परलैश इसको बोलते हैं मोती, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट होता है, पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, किसने पूछा ये क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन पूछा, जिसने पूछा इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका मेटल वाला चैप्टर यहाँ जाकर खत्म हो जाता है। इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि इससे ज़्यादा एग्जाम का कोई लेवल नहीं है। कंपटीशन एग्जाम में इतने ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स लिखवा देती हैं। ठीक है, तो ये आपका इतने सारे मैटर्स के सारे पॉइंट्स थे, सारी मैंने मैटर्स लिखवा दी हैं। एक बच्चा ने कमेंट किया, पता नहीं, एक बार आप चेक कर लेते बहुत बेटर होता, क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अंकुर सर फिजिक्स का बता दिए, बायो और केमिस्ट्री आपसे डिस्कस करने को कहा। किस एग्जाम की बात कर रहे हैं आप, किस एग्जाम की? ठीक है, तो ये आपका मेटल्स यहाँ पर आपका खत्म हो गया है मेटल्स के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे नॉन मेटल। अब नॉन मेटल की मैंने प्रॉपर्टीज पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, है ना। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज सारी पढ़ा चुकी हूँ बच्चों। ए धातु पढ़नी है हमें। अब ए धातुओं में क्या क्या पढ़ने हैं? हाइड्रोजन पढ़ना है, ऑक्सीजन पढ़ना है, नाइट्रोजन पढ़ना है, सल्फर पढ़ना है, फॉस्फोरस पढ़ना है, एंड गैसेस पढ़नी है हमें। ठीक है, उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अच्छा, बिहार पुलिस की बात कर रहे हैं। बिहार पुलिस का सिलेबस मैं एक बार देख लूंगी, डोंट वरी। सोनू कुमार, अगर बिहार, अरे बिहार पुलिस में क्या डीप में आते होंगे यार, तुम भी यार। मैम सॉफ्टेस्ट मेटल बता चुकी हूँ राहुल राज, सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट मेटल होती हैं। बार बार मत पूछो मुझसे, पढ़ाया हुआ मत पूछा करो मुझसे, ठीक है ना, फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये आपके मेटल्स कंप्लीट हो गए। शायद मुझे 7-8 क्लास मेटल में लग गई हैं बच्चों, बट मैंने अपनी तरफ से बहुत अपना 100% देने की ट्राई की, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मुझे पता है थोड़ा सा टफ चैप्टर है, पर पढ़ोगे तो सब याद हो जाएंगे। ये आपका नॉन मेटल। अब मैं ये तो बताऊंगी नहीं नॉन मेटल क्या होती है, पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं। रेंजर और असिस्टेंट कंजर्वेशन का पेपर ऑफ फॉरेस्ट का पेपर भेजा है मैम, साइंस का डीपली आते हैं। अच्छा, आप इसकी बात कर रहे हैं? हाँ, इसमें आता होगा बच्चा डीपली, मुझे पता है। उसमें तो पूरा आपका जो है वो एमएससी लेवल का केमिस्ट्री आता है बच्चा, वो यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा। यहाँ तो बेसिक जो कंपटीशन एग्जाम है उसका मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। मैं गलत कमिटमेंट नहीं करती कभी भी मैं। ठीक है, फिर भी मैं एक बार देख लूंगी। आपने मैनेजमेंट को भेजा है क्या? मैं बता दूंगी कि कौन कौन से पॉइंट क्लियर हो जाएंगे मेरी क्लास से। ठीक है बच्चों, वो मैं बता दूंगी। करुणा निधि चौधरी का क्वेश्चन है कि यूरेनियम 235 और 238 में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बच्चों यूरेनियम है तो वो स्टेबल पहले ही नहीं है, हाँ? बट अगर ज्यादा स्टेबल की बात करेंगे तो 238 ही होगा। चलो चलें अब आगे। एक बच्चा पूछ रहा है मैम फ्यूचर मेटल किसको बोलते हैं? यार कितनी बार बताऊं, फ्यूचर मेटल पूछें तो टाइटेनियम, टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, मैं जुबेर में देख लूंगी, डोंट वरी, मैं बता दूंगी लिटरली जो मेरे बैच से कंप्लीट होंगे वो वाले मैं चैप्टर बता दूंगी, डोंट वरी ना। चलिए, तो नॉन मेटल्स, फ्यूचर मेटल बेटा इसको बोलते हैं भविष्य का धातु, टाइटेनियम को बोलते हैं, देख लेना। ठीक है, चलो नॉन मेटल्स क्या होती हैं वो सब मैं पहले बता चुकी हूँ। नॉन मेटल्स जो होती हैं बच्चों वो 3 फॉर्म में होती हैं, ये बात याद रखना। पहला, ये सॉलिड स्टेट में भी हो सकती हैं, ये लिक्विड स्टेट में भी हो सकती हैं, और ये गैसियस स्टेट में भी हो सकती हैं। तो आपको ये तीनों स्टेट वाली सब पढ़नी है, सारी की सारी गैसेस पढ़नी है यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस और नोबल गैसेस, वो सब हम यहीं पे पढ़ेंगे। अब देखो हमें नॉन मेटल में कहाँ से स्टार्ट करना है। हम 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे, और 1 नंबर पे क्या होता है? हाइड्रोजन। सब जानते हैं हाइड्रोजन को किस में रखा जाता है। वैसे तो हाइड्रोजन बेचारा आवारा है, उसको कहीं रख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, बट फिर भी मैं बता दूं हाइड्रोजन जो हम पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं? हाइड्रोजन हम नॉन मेटल्स में पढ़ते हैं, धातुओं में पढ़ते हैं।
तो 1 नंबर पे लिखेंगे हाइड्रोजन, जिसको आप H बोलते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स बहुत सारे एग्जाम में बहुत तरीके से हाइड्रोजन से पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पर मैं बता देती हूँ कौन कौन सा। ठीक है, व्हाइट गोल्ड प्लेटिनम को ही कहा जाता है, बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी क्लास में, बार बार ना पूछें, व्हाइट गोल्ड प्लेटिनम को ही कहा जाता है, पढ़ा चुकी हूँ पहले ही। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? आप बताएंगे हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। किसने खोज की थी? हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन की खोज की थी। बट जो हाइड्रोजन नाम है ना, जो हाइड्रोजन आप पढ़ रहे हैं, आज नाम पढ़ रहे हैं, वो किसने दिया था? वो एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। किसने दिया था? लेवोसियर ने दिया, हिंदी में लेवोसियर बोला जाएगा। याद रखिएगा, हाइड्रोजन की खोज करके छोड़ दी हेनरी कैवेंडिश ने कि कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। ठीक है, राहुल राज आगे समझ में आएगा क्या होते हैं एस्बेसिस्ट क्या होते हैं, आगे पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, है ना। तो नाम किसने दिया? लेवोसियर जी ने आके नाम दिया। बच्चों ये याद रखिएगा कि हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की, जो नाम है वो किसने दिया? वो आपके एंटोनी लेवोजियर ने दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट, आप सब जानते होंगे कि जो हाइड्रोजन होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, जानते हैं ना, और एक ही क्या होता है? प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, बट हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? 0। हाइड्रोजन के अंदर क्या नहीं है? न्यूट्रॉन। पीरियोडिक टेबल में इकलौता ऐसा एलिमेंट होता है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अंदर अगर हाइड्रोजन का एटम, ये एटम बाहर आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों? एक प्रोटॉन होता है। एक क्या होता है? प्रोटॉन क्या है? एक। न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। ठीक है, ये इकलौता ऐसा तत्व है जिसके अंदर क्या नहीं पाया जाता? जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। इसके अलावा कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिसके अंदर न्यूट्रॉन ना हो। सिर्फ एक ही है, वो कौन सा? वो आपका है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? आप जानते होंगे, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी कितना होता है? हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या भी कितनी होती है? 1। तो यहां पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो किसके बराबर है? एटॉमिक मास के बराबर। मतलब जो आपका Z है वो इक्वल टू A है। किसके इक्वल? Z है वो A के इक्वल है। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास को A से डिनोट करते हैं। तो हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर ये वाली इक्वेशन बनती है, इसके अलावा कहीं नहीं बनती है। हाइड्रोजन के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है, उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास के बराबर रहता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट सुनो, यहां पर आप क्या याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। बेचारे को कभी ये मेटल की कैटेगरी में रख देते हैं, कभी इसको नॉन मेटल की कैटेगरी में रख देते हैं, कभी ये मेटल्स की तरह बिहेव करता है, कभी ये नॉन मेटल्स की तरह घूमता रहता है। ये इसको खुद को नहीं पता कि मुझे कहाँ रहना चाहिए। इसीलिए हाइड्रोजन को कहा जाता है आवारा तत्व। आवारा हूं मैं, गाना सुना ना, आवारा हूं मैं। तो आवारा कौन है? तो आवारा आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, आवारा कौन है? आपका हाइड्रोजन है, ऐसे याद रखना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या याद रखेंगे? मैंने अभी आपको बताया कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है कहाँ? यूनिवर्स में, संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आप लिख सकते हैं इस पॉइंट को, संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, पाए जाने वाला तत्व है, पाए जाने वाला तत्व है कौन सा? हाइड्रोजन। इनफैक्ट धरती पर व पानी वानी में सब में की फॉर्म में, इनफैक्ट जो आपका सन होता है या जो आपका स्टार होता है उसके ऊपर भी सबसे ज्यादा कौन सा होता है? हाइड्रोजन और आपका हीलियम होता है। हाइड्रोजन कितने % में होता है? ये इनका रेशियो होता है 3:1। ठीक है, हाइड्रोजन ज्यादा होता है बच्चों। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि
जो आपका सन है मतलब सूरज है, तो सूरज पे भी सबसे ज्यादा क्या होता है, हाइड्रोजन ही होता है। तो हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर क्या नहीं होता। अच्छा हाँ, हाइड्रोजन के बाद अगर पूछे सबसे ज्यादा इस यूनिवर्स में कौन सा एलिमेंट होता है, तो आपका आंसर आएगा कौन सा, हीलियम। हाइड्रोजन के बाद ये ज्यादा होता है, एलिमेंट पूछे मतलब जो गैस की फॉर्म में, हीलियम। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट में अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो जितने भी सारे एसिड्स हैं उसका एक कंपलसरी एलिमेंट होता है। हाइड्रोजन जो होता है वो कंपलसरी एलिमेंट है किसका, तो आप बताएंगे आपका एसिड का। इट इज कंपलसरी एलिमेंट ऑफ एसिड्स, कंपलसरी एलिमेंट ऑफ एसिड। जितने भी एसिड हैं उन सब के अंदर क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। जैसे HCl, H2SO4, HNO3 या COOH या H2CO3, सब में क्या होता है, H होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। HU का होगा, ये क्या लिखा आपने, HU का होगा, HU का होगा, मैंने समझी नहीं मैं, राहुल क्या बोलना चाह रहे हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, अभी बताया मैंने, ये हाइड्रोजन का एटम है, उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता नहीं। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर जब कोई न्यूट्रॉन नहीं है तो इसके न्यूक्लियस को प्रोटॉन नाम भी दिया जाता है। इसके न्यूक्लियस को आप एक नाम और दे सकते हैं, क्या उसमें सिर्फ प्रोटॉन है, तो इसके न्यूक्लियस को, इसके नाभिक को आप प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन ही तो है, पॉजिटिव चार्ज तो है यहाँ पे। तो इसके नाभिक का, ये एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट, नया लाइन आपने सुना होगा लाइन ये, कि हाइड्रोजन के नाभिक को प्रोटॉन भी कह सकते हैं। प्रोटॉन का मतलब है यहाँ पर सिर्फ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉन वैसे भी नहीं है यहाँ पर। तो अकेला ऐसा तत्व है जिसके नाभिक को, जिसके न्यूक्लियस को, इस न्यूक्लियस को मैं प्रोटॉन भी लिख सकती हूँ। क्या दिक्कत है, लिख सकती हूँ, क्या दिक्कत है। तो ठीक है बच्चों, तो इसके न्यूक्लियस को, इस नाभिक को आप प्रोटॉन या प्रोटॉन नाभिक भी नाम देते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या इसके बारे में पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट आप हाइड्रोजन के बारे में पॉइंट याद रखेंगे कि जो हाइड्रोजन है इसको फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है, इसको फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। ये गैस की फॉर्म में होता है तो इसको फ्यूचर फ्यूल या इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन, कि फ्यूचर में ऐसा दिन आएगा जब हाइड्रोजन गैस ही सबसे ज्यादा काम में ली जाएगी। ठीक है, इसको फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है, भविष्य का ईंधन। देखो फ्यूचर मेटल पूछे तो वो कौन सी थी वहां पर, वो टाइटेनियम थी। बट अगर फ्यूचर फ्यूल पूछे या फ्यूचर एलिमेंट पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट आप याद रखेंगे ये लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, ये लाइटेस्ट एलिमेंट है बच्चों, मेटल नहीं है ना, सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व होता है। अभी बता चुकी हूं मैं, सबसे हल्का तत्व पूछा जाए तो कौन सा, हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, जब सबसे हल्की, अगर हल्की गैस पूछी जाए तो भी हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है, नेक्स्ट आप याद रखिए हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में रखा गया है। पहले बताओ कौन से ब्लॉक में आता है हाइड्रोजन। हाँ जी, हाइड्रोजन कौन से ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक में आता है। और एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, तो ये कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 1 में आता है। ग्रुप नंबर 1 में हेलिना वाला याद किया ना, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक परमाणु भार कितना होता है। एटॉमिक वेट भार पूछा है इस बार। ठीक है, इसका होता है 1.008। कितना होता है, 1.008। हाँ, एस ग्रुप में, सॉरी ब्लॉक बच्चा एस होता है, ग्रुप एस ब्लॉक बताया था ना मैंने पीरियड टेबल में। ये 2 यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ऊपर ऊपर सबसे पहले क्या रखते हैं, हाइड्रोजन को रखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट। इसके बाद में अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के कुछ होते हैं आइसोटॉप्स। चलो इसको वापस यहां करते हैं। देखो हमने हाइड्रोजन के बारे में क्या पढ़ा, देखो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो हाइड्रोजन है उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो हाइड्रोजन के नाभिक को आप प्रोटॉन नाभिक भी बोलते हैं। उसके बाद आपने क्या पढ़ा बच्चों, उसके बाद आपने पढ़ा कि संसार में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है। इनफैक्ट जो आपका सूरज है, चांद नहीं बच्चा, सन के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा है। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन के बाद हीलियम ज्यादा है, 3:1 रेशियो में होता है। 75 ये तो 25 ये है। ठीक है, कंपल्सरी एलिमेंट होता है एसिड का, कोई भी ऐसा एसिड नहीं है जिसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल
लोग देख लो, HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, HCOH, इन सब के अंदर क्या है? हाइड्रोजन है। कंपल्सरी एलिमेंट है एसिड्स का। इसके न्यूक्लियस को आप प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। ये आवारा है बेचारा, आज तक कोई भी साइंटिस्ट इसको रख ही नहीं पाया पीरियोडिक टेबल में कि भाई हाइड्रोजन को मैं कहाँ रखूं। आज तक बेचारे कंफ्यूज है, आज तक इसका कोई भी प्लेस डिटरमाइन नहीं किया गया है। आवारा है। आवारा क्या होते हैं? आवारा कुत्ते नहीं होते, आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं। आवारा लड़के नहीं होते हैं। अब मैंने आवारा आवारा लड़के बोला है, मैंने आवारा आवारा कुत्ते भी बोला और आवारा लड़के भी बोला है। आवारा का मतलब क्या था? जो गलियों में घूमते रहते हैं, वैसे बेचारा पीरियोडिक टेबल में घूमता रहता है, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं। ठीक है, फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है इसको, भविष्य का ईंधन ऐसा कहा जाता है। एक दिन ऐसा आएगा सिर्फ हाइड्रोजन गैस काम में आएगी। नेक्स्ट, लाइटेस्ट एलिमेंट होता है एस ब्लॉक पे, ग्रुप नंबर 1 का मेंबर होता है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 1-1 होता है। अब नेक्स्ट, मैम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पूछ लिया तो क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे, इसमें पूछने की क्या बात है? ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे हम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स समस्थानिक। और आइसोटोप्स लिखने के बाद नीचे लिख दो ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। इसके नीचे लिख दो कि ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज बहुत है यार, इतना वैसे भी नींद आ रही है, सर फट रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल रात को मैं ट्रेवल करके यहाँ आई जयपुर से दिल्ली, तो नींद पूरी नहीं हो पाई। सुबह से क्लास ले रही हूँ 9 बजे से। ठीक है, तो ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। देखो हमें कितना पढ़ना है बच्चों, देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम हाइड्रोजन पढ़ेंगे, हम नाइट्रोजन पढ़ेंगे, हम ऑक्सीजन पढ़ेंगे, हम उसके बाद सल्फर पढ़ेंगे, हम उसके बाद फॉस्फोरस पढ़ेंगे, उसके बाद हम नोबल गैसेस पे आ जाएंगे। बस ये मान लो 2 क्लास में आपका नॉन मेटल कंप्लीट, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है मैम, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस हाउ है, हाउ मतलब संतोष कुमार, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो आप मैनेजमेंट को भेज सकते हैं, वो मुझे बता देंगे। मैं बहुत सारी क्लास में डाउट भी लेती हूँ। ठीक है, और मैं फिर बोल रही हूँ, अगर कोई बच्चा अच्छे से नोट्स बना रहा है, मेरे पास नोट्स नहीं है यार, इस पीरियोडिक टेबल के हैं पर वो अपडेटेड नहीं है यार, है ना। मैम आज लास्ट क्लास है क्या? ये किसने बोला लास्ट क्लास है? किस बैच में? तो बच्चों प्लीज़ करके आप ना कोई अच्छा नोट्स बना रहे तो मैनेजमेंट को इसकी मेटल नॉन मेटल की है ना PDF बना के भेज दो यार। थोड़ा सा मेरा काम कम कर दो, मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं कि मैं बैठ के नोट्स बनाऊँ यार, सच में। मैं नोट्स बना रहा हूँ। सागर यार अगर अच्छे नोट्स बना रहे, GS स्पेशल 3 में लास्ट नहीं बच्चा, ये जब ये चैप्टर खत्म होगा तो लास्ट होगा बच्चा। ठीक है सागर गुप्ता, तो प्लीज़ एक बार मुझे नोट्स भेज दो यार, मेटल नॉन मेटल के। मैम आप बहुत अच्छी हो, मैं अच्छी नहीं हूँ, आप लोग बहुत अच्छे, आप लोग नोट्स भेज दो। ठीक है मैम, कोचिंग लिखा नहीं दिख रहा है यूनिफॉर्म में, दिखा तो है टाइम्स। कोचिंग क्या लिखना, टाइम्स है। तो प्लीज़ करके एक बार मैनेजमेंट को नोट्स भेज देना मेटल नॉन मेटल का। मेरे पास ना अपडेटेड नोट्स नहीं है तो सही, पर वो अपडेट नहीं किए हुए, बहुत सारा मैटर उसमें छुटा हुआ है। तो सागर गुप्ता, मैं उम्मीद लगा सकती हूँ कि आप और एक अमन नाम के लड़के हैं, दोनों नोट्स भेज देंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर मैं चॉकलेट दूंगी तुम्हें। मैं चॉकलेट खानी नहीं चाहिए, चॉकलेट में क्या होता है? निकिल एंड लेड होता है। मैम बायोलॉजी की क्लास कब होगी? मैंने कहा था जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँ मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि बायोलॉजी की क्लास कब होगी। फिर तुम लोग आप बायोलॉजी की क्लास पे आ गए ना। मैंने कहा था जब मैं बायो पढ़ाऊं तो केमिस्ट्री कब होगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊं तो बायो कब होगा। तुम लोग जी लेने दो मुझे, मेरे भाइयों, जी लेने दो, है ना। पर अरे यार ये चैप्टर बीच में थोड़ा छोड़ के आप बायोलॉजी पढ़ाने लग जाऊंगी। रुक जाओ भैया, रुक जाओ, पहले थोड़ा केमिस्ट्री करा दूं, उसके बाद पढ़ेंगे केमिस्ट्री बायोलॉजी, है ना। किटकैट देना, ठीक है सागर में किटकैट दूंगी। किटकैट में भी होता है वैसे, इंडियन चॉकलेट्स में सब में निकल होता है। चलो बच्चों मिलेंगे, भूख लग गई बहुत ज़्यादा। चॉकलेट नहीं खाते मैम, हम किटकैट खाते हैं। अच्छा चॉकलेट नहीं मैम, किटकैट चाहिए। किटकैट भी तो चॉकलेट होती है। चलो फिर बोल रहे हैं मैम बायोलॉजी कब पढ़ाओगे? अरे यार तुम लोग हो क्या यार, तुम लोग क्या हो, केमिकल लोचा है क्या तुम्हारे दिमाग में? बोल दिया मैंने कहा था मैं जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँ मुझसे कोई नहीं पूछेगा बायोलॉजी कब पढ़ाओगे। ठीक है चलो मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय। एक लड़का लिख रहा है बाय बाय आजकल के लोग ना कुछ भी बोलते, कोई प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है लोगों का। थैंक्स मैम, पहले मैम केमिस्ट्री खिलाओ प्लीज़। वही मैं सोच रही हूँ कि पहले केमिस्ट्री कर लो, बायोलॉजी वैसे भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, थोड़ा स्टॉप कर दो बायोलॉजी को, क्या दिक्कत है। सुनीता मिश्रा बोल रही है मैम बोलिए ना, क्या बोलूँ सुनीता? गुड नाइट बोलूँ? गुड नाइट ठीक है।
अनिल प्रजापति बाय 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 बाय, इतना बाय 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 क्या लगाया है। चलो चलो मिलेंगे, अच्छे से नोट्स भेजना मुझे। सागर गुप्ता आपका नाम याद हो गया, एंड अमन, दोनों मुझे अच्छे से नोट्स भेजना हिंदी एंड इंग्लिश में, ठीक है। और भी किसी ने अच्छे बनाए हो तो मुझे भेज सकता है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।